तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो है निर्माण उद्योग। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि भारत में जो भी निर्माण उद्योग है, जो भी उद्योग धंधे हैं, वो किस कच्चे माल पर बेस्ड है। पहले तो निर्माण उद्योग में जो उद्योग हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप पे किया गया है, उसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो उद्योगों का विस्तार है वो भारत के किस भागों में है, भारत के किन राज्यों में किस किस उद्योग का जो है विस्तार है, और इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और उसके अलावे हम ये देखेंगे कि कौन से राज्य किस किस उद्योग में अग्रणी है, कौन से राज्य में किन चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा होता है, कौन से उद्योग धंधे किस राज्य में ज़्यादा लगे हुए हैं। इसी के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो है वो बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। कृषि उत्पादकों जैसे गेहूँ, धान आदि को हमारे उपयोग करने के पहले आटा और चावल के रूप में क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। जैसे हमारे उपयोग करने के पहले गेहूँ और धान जो होते हैं उनको मिल्स में ले जाकर क्या बनाते हैं, आटा और चावल बनाते हैं, तब वो हमारे घर पहुँचते हैं और उससे हम खाना वगैरह पकाने का आगे काम करते हैं। लेकिन रोटी और चावल के अतिरिक्त हमें कपड़ों, पुस्तकों, पंखों, कारों और दवाइयों आदि की भी आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के उद्योगों में होते हैं। मतलब इसके अलावा जो दैनिक यूज़ की हमारी चीज़ें हैं, दैनिक यूज़ की जो वस्तुएं हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उनको बनाने के लिए उनका उत्पादन कहाँ होता है, उद्योगों में होता है। जैसे हो गए जो कपड़े हो गए, पुस्तक हो गए, पंखे, कार, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें, इनका निर्माण उद्योगों में होता है, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के उद्योगों में होता है। आधुनिक समय में जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरत के सामान हमारा जो भारत देश है, इसकी जनसंख्या इतनी विस्तृत है, और एक विस्तृत जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर उद्योगों की आवश्यकता होती है। और ये जो उद्योग है इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि इन उद्योगों से भारत में काफ़ी रोजगार का भी सृजन होता है। अब जहाँ उद्योग लगेंगे वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। आधुनिक समय में जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, ये उद्योग धंधे एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं और कुल राष्ट्रीय संपत्ति आय में महत्वपूर्ण क्या देते हैं, योगदान देते हैं। अब उद्योगों के प्रकार के बारे में बात कर लेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट बेस पे, अलग अलग तरीके के आधार पे उद्योगों का हम वर्गीकरण सीखेंगे। देखेंगे किन किन प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। तो उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। पहली बात तो आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को, जैसे आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें है बृहत, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योग में वर्गीकृत किया गया है। ये जो वर्गीकरण है किसके बेस पे किया गया है, आकार, पूंजी निवेश मतलब कितना पैसा उनमें इन्वेस्ट हो रहा है, और श्रम शक्ति मतलब कितने मजदूर उसमें काम कर रहे हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसमें हो गया 3 प्रकार के सेक्टर। एक हो गया सार्वजनिक सेक्टर, जिसमें ज़्यादातर जो कंट्रोल होता है वो सरकार के हाथ में होता है। व्यक्तिगत सेक्टर, इसमें हो गया कि जो भी उद्योग हुए वह किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है। तीसरा मिश्रित और सहकारी सेक्टर, जिसमें लोगों का भी ग्रुप काम करता है और उसके अलावा सरकार से भी ये वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। ठीक है। सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां या निगम हैं जो सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं। सार्वजनिक सेक्टर में कौन से उद्योग धंधे आते हैं, सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं। अभी तक भारत में कमोवेश जो सामरिक सेक्टर है, यानी कि युद्ध के सामान जो बनते हैं और जो हथियार बनते हैं, ये सारी चीज़ों पे प्राइवेटाइजेशन अभी तक हुआ नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे बात आ रही है, क्योंकि जो रफाल वगैरह जो बन रहा था तो उसमें ऐसी बात आई थी कि रिलायंस डिफेंस को उसका एक वो दिया जाने वाला था कि यहाँ पे उसका निर्माण तो नहीं कहेंगे, जो भी लड़ाकू विमान वहाँ से आने वाले थे यहाँ असेंबल और उनकी मेंटेनेंस रिलायंस और डसॉल्ट का बना हुआ है। रफाल जो फ्रांसीसी कंपनी है, डसॉल्ट एविएशन। तो कहा जा रहा था कि इंडिया में रिलायंस डिफेंस जो है उसको मैनेज करेगी। खैर ये एक अलग बात है, बट अभी तक अगर देखा जाए तो कमोवेश प्राइवेट सेक्टर में सामरिक चीज़ें यानी युद्ध के महत्व वाली चीज़ें, हथियार, ये सब का उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं होता, सब सार्वजनिक सेक्टर में होता है। और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे इसमें आते हैं, जैसे कि
सेल, गेल, भेल, एनटीपीसी, आप ये सब सुनते होंगे ना, तो ये सब कंपनियां जो है सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जो कि पावर, और फिर स्टील में आपका सेल हो गया, और गेल में गैस अथॉरिटी, ये सारी जो कंपनियां हैं ये सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियां हैं। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया जाता है। तो उद्योगों का एक और वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है? उत्पादों के उपयोग के आधार पर, कि जो भी उत्पाद हो रहे हैं उनका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। जैसे उसमें कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए उसमें। पहला मूल पदार्थ उद्योग, दूसरा हो गया पूंजीगत पदार्थ उद्योग, तीसरा हो गया मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, और चौथा हो गया उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। तो पदार्थों के उपयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 4 भागों में किया गया। एक और वर्गीकरण है उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया है, कि कौन से उद्योग में कौन सा कच्चा माल यूज हो रहा है उसके आधार पर भी जो है वर्गीकरण वो किया गया है। इसके अनुसार यह वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला हो गया कृषि आधारित उद्योग, यानी जो भी उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित है वो हो गया कृषि आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, यानी जिन उद्योगों में वन या हम यूं कहें कि लकड़ियों का यूज़ होता होगा। अब वन से तो लकड़ियाँ मिलेंगी मोटे मोटे तौर पे, तो वन आधारित उद्योग वो हो गया। और तीसरा हो गया खनिज आधारित उद्योग, जो भी उद्योग का जो मेन बेस है, जो मुख्य आधार है वो क्या है? खनिज है, यानी खनिज नहीं रहेगा तो वो उद्योग बंद हो जाएगा, तो वो हो गए खनिज आधारित उद्योग। और चौथा हो गया उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग, यानी उद्योगों द्वारा जो कच्चा माल उत्पन्न हुआ उस पर भी दूसरा उद्योग जब बेस्ड हो जाएगा तो उसको कहेंगे उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। ये सब वैसे तो याद रखने वाले फैक्ट्स हैं, जहाँ समझने की बात आएगी उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। उद्योगों का दूसरा प्रचलित वर्गीकरण निर्मित उत्पादकों की प्रकृति पर आधारित है। एक और प्रकार का वर्गीकरण आ गया कि निर्मित उत्पादकों की प्रकृति, यानी जो भी उत्पादक बने उसके आधार पर, यानी कि एक खास फील्ड का एक खास उद्योग होगा। उदाहरण के तौर पर यह हो गया धातु कर्म उद्योग, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटलर्जी, यानी मेटल के काम से रिलेटेड जो भी उद्योग हुआ उसको हम क्या कहेंगे? धातु कर्म उद्योग। दूसरा हुआ यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, इसमें जो भी मशीनरी वाली चीज़ें हो जाएंगी वो इसमें आ जाएंगी यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग में। तीसरा हो जाएगा रासायनिक और संबंध उद्योग, इसमें जितने भी केमिकल्स होते हैं, केमिकल बेस्ड जितने भी उद्योग होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। चौथा हो गया वस्त्र उद्योग, इसमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कपड़े लत्ते से रिलेटेड जो भी होगा। पांचवा होगा खाद्य संसाधन उद्योग, जो भी खाने पीने से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो पैकेज्ड खाना आपको मिलता है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फूड प्रोसेसिंग, और उसको उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब आ जाएंगी खाद्य संसाधन उद्योग के अंदर अंदर में। और उसके अलावा विद्युत उत्पादन उद्योग, इसमें हो जाएगा कि ऊर्जा से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने से लेकर विद्युत उत्पादन करने को लेकर जो भी उद्योग होंगे वो विद्युत उत्पादन उद्योग में आएंगे। सातवां हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का, तो आप समझ रहे हैं चाइना इस चीज़ में काफ़ी आगे है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान है, चाहे वो जो सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी क्या बोलते हैं, जो फ़ोन के अंदर का मदरबोर्ड वगैरह हो रहा है, ये इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। उसी से थोड़ा सा रिलेटेड ये भी है संचार उद्योग, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और संचार उद्योग अपने आप में जुड़े हुए हैं। जैसे फ़ोन वगैरह जो बन रहे हैं चाइना में, वो सब इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंदर आएंगे। और संचार उद्योग में जो भी आप जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, हाई स्पीड इंटरनेट वगैरह दिया जा रहा है, कॉलिंग की जो फैसिलिटी हो रही है, इसके अलावा जो भी चीज़ें की जा रही है वो सारी संचार उद्योग में आ जाएंगी। तो आप कभी कभी स्वतंत्र उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। अब ये क्या है, क्या उनका संबंध कच्चे माल से है अथवा नहीं, अब इसके बारे में हम लोग क्या जो है वो आगे जानेंगे, ठीक है। तो इसमें ये वाला जितना पोर्शन है ना, ये वाला जितना मैंने बताया, ये कहीं ना कहीं याद करने से लेकर है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने लायक नहीं है। जितना समझना है, जो उदाहरण है वो मैंने दे दिया है, और इसमें बहुत ज़्यादा जब समझने वाली चीज़ें आएंगी तो उसको समझाया जाएगा। बट अभी तक हमने जितना पढ़ा है, ये उद्योगों का अभी सिर्फ और सिर्फ वर्गीकरण किया गया है कि भिन्न भिन्न आधारों के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इस चीज़ों को। अब उद्योगों की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि उद्योग एक्चुअली है कहाँ पे, ठीक है। तो क्या आप पूर्वी और दक्षिणी भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के कारणों का अनुमान लगा सकते हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में कोई भी लोहा इस्पात उद्योग क्यों नहीं है? ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम दौड़ाएंगे तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग नहीं है। अब लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पे होगा? लोहा इस्पात उद्योग वहीं पे होगा ना जहाँ पे
कच्चा माल मिलेगा, और कच्चा माल में क्या होगा, लौह अयस्क, यानी जिन राज्यों में लौह अयस्क ज़्यादा मिलेगा वहीं पर लोहा इस्पात उद्योग तो स्थापित किया जाएगा ना। अब मान लीजिए अगर छत्तीसगढ़ में लोहा मिल रहा है या झारखंड में लोहा मिल रहा है, तो लोहा इस्पात उद्योग जो होगा वो क्या केरल में डेवलप होगा? अगर केरल में लोहा नहीं मिल रहा है तो क्या झारखंड में जो लौह अयस्क निकलेगा उसको हम लेके केरल तक जाएंगे और वहाँ की फैक्ट्री में हम उसको गला के लोहा निकालेंगे? नहीं। तो जिस क्षेत्र विशेष में कच्चा माल मिलेगा उसी क्षेत्र विशेष में उस कच्चे माल से रिलेटेड जो भी उद्योग होगा वो स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें जो कह रहा है ना कि स्थिति और कारणों का अनुमान आप लगा सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लोहा इस्पात ज़्यादा, लौह अयस्क जो है वो ज़्यादा मिलता नहीं है, तो लोहा इस्पात उद्योग यहाँ ना होने का यही एक कारण हो सकता है। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि उद्योगों की स्थिति कई कारकों, जैसे कच्चा माल की उपलब्धता शक्ति, जो मैंने अभी बताया कि कच्चा माल जहाँ पे मिलेगा उस क्षेत्र में वो उद्योग जो है वो क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक है। उसके अलावा बाजार, पूंजी, यातायात और श्रम इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। तो ये सारे कारक हैं जो किसी उद्योग की स्थापना के मुख्य कारक है कि अगर ये चीज़ें एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध होंगी तो उस क्षेत्र विशेष में जो उद्योग जो है वो विकास करेगा। ठीक है। इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है। कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही सेम चीज़ यहाँ कह रहा है कि कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहाँ उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं के को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का मूल्य न्यूनतम हो। यानी जिन क्षेत्रों में उद्योग लगाना, यानी निर्माण उद्योग या कोई भी उद्योग लगाना जहाँ पे सबसे कम कॉस्टली है वहीं पर तो उद्योग लगाए जाएंगे। आप अगर एक जगह उद्योग लगाते हैं जहाँ पे आपका उद्योग लगाने का जो खर्च है वही काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरी जगह आप अगर उद्योग लगा रहे हैं वहाँ पे टैक्सेस और बाकी सारी चीज़ें, ज़मीन की कीमतें और बाकी सारी चीज़ें कम हैं, तो आप चाहेंगे कि जिन जगह पे लागत कम है वहीं पे उद्योग लगाएंगे। ये बहुत बेसिक कॉमन सेंस है। ये अगर कोई नहीं भी जानता है, थोड़ा बहुत सिर्फ रुपये पैसे की जानकारी है कैसे बिजनेस काम करता है, आप किसी से भी पूछेंगे कि जहाँ पे लागत कम हो, ज़्यादा फ़ायदा जहाँ से मिलता हो, ज़्यादा लाभ जहाँ से मिलता हो वहीं पर तो लोग उद्योग लगाएंगे ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का मूल्य, यानी जो भी माल बना उसको बाजार तक पहुंचाने का जो कॉस्ट है वो अगर कम पड़े तो वहाँ पे उद्योग लगाए जाने चाहिए। परिवहन मूल्य एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है। परिवहन मूल्य मतलब जिसको हम कैरी कॉस्ट कहते हैं, यानी कि जो भी कच्चा माल उत्पन्न हो रहा है या तैयार माल हो रहा है उसको बाज़ारों तक पहुंचाने का, कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाने का और तैयार माल को बाज़ारों तक पहुंचाने का जो खर्च होता है उसी को हम कहते हैं परिवहन मूल्य, मतलब ढोने का जो खर्च है। ठीक है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। अब हम देखेंगे कि उद्योगों की स्थिति यानी किन क्षेत्रों में कौन से उद्योग स्थापित किए जाएंगे, उसको प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण कैसे होगा, कौन कौन सी चीज़ उसको प्रभावित करेंगे, उसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो हो जाएगा कच्चा माल। भार ह्रास वाले कच्चा माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। देखिए कुछ कच्चा माल ऐसे होते हैं ना, भार ह्रास मतलब समय के साथ उसका वेट कम हो जाता है। अगर आप कोई अयस्क निकाल रहे हैं, कोई कच्चा माल निकाल रहे हैं जिसमें समय के साथ उसके भार में कमी हो जाए, यानी आपने जब उसको निकाला तब मान लीजिए कि वो अगर 1 क्विंटल है और अगर समय के साथ आप उसको रख दे तो या तो वो कुछ ख़राब हो जाए या हवा में उड़ जाए या कुछ भी हो जाए, अगर उसका भार कम हो जाए तो आपको तो ओवरऑल नुकसान ही होगा ना। क्योंकि अगर आपने जो निकाला वो 1 क्विंटल था और आप जब उसको बना रहे हो तब अगर वो 70 किलो ही बचे तो 30 किलो का तो आपका लॉस है। तो इसलिए कह रहा है कि भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। तो जो चीज़ें समय के साथ उनके भार में कमी आती है उनको आप परिवहन करके दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको ढो के दूसरी जगह तक ले जाएंगे तो आप निकालेंगे 1 क्विंटल और वो अपने फैक्ट्री तक पहुँचते पहुँचते उसमें 10-20 किलो का नुकसान हो जाएगा, तो वो नुकसान आपके ऊपर ही आएगा। तो फिर ओवरऑल आपको तो उसमें लाभ होगा नहीं, आपको तो हानि होगी। तो इसलिए जिन कच्चे मालों में भार में कमी हो जाती है समय के साथ
वो वाले उद्योग उसी क्षेत्र में निकाले जाते हैं, उसी क्षेत्र के आसपास लगाए जाते हैं जिस क्षेत्र के आसपास वो कच्चा माल निकलता है। ठीक है, यही कहा जा रहा है कि भार ह्रास वाले कच्चा माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में क्यों स्थापित है? देखिए, गन्ना जो होता है, गन्ना को अगर आप परिवहन करके ले जाएंगे तो गन्ना समय के साथ सूखता है, उस पर अगर धूप लगेगी तो वो क्या होगा, सूखेगा। और जब गन्ना सूख जाएगा, उसका रस निकल जाएगा, तो क्या उसमें उतने परिमाण में चीनी बनेगी जितने एक कच्चे गन्ने से, यानी जो सूखा हुआ नहीं है उससे बनेगा? नहीं बन पाएगा ना। तो सूखने के बाद उसके भार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उसकी मिठास कम हो जाएगी, उसके अंदर का जो रस हो जाएगा वो सूख जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भारत में चीनी मिलें जो हैं वो जहाँ पे गन्ना उत्पादन होता है उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित है। बिहार में काफ़ी सारे चीनी मिलें हैं, है ना। तो इसी तरह लुगदी उद्योग, यानी कपड़े का जो लुगदी होता है ना, वो तांबा प्रगलन और पिग आयरन उद्योग अपने कच्चे माल प्राप्ति के स्थानों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि इनके साथ इनमें दिक्कत ये होती है कि समय के साथ इनके भार में ह्रास होता है। जैसे अगर लोहा का कुछ है, लोहा अगर आप ढोके दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो लोहा में आपको पता है कि जंग लगता है। लोहा अयस्क अगर उसमें पानी लगेगा तो वो खराब होगा। ठीक है, तो इनकी स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर ये निकलते हैं। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला दोनों ही भार ह्रास करने वाले कच्चे माल है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान कच्चा माल स्रोतों के निकट होना चाहिए। सेम वही चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर रहा है। यही कारण है कि अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है, जैसे बोकारो, ये झारखंड में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, अथवा लौह अयस्क के स्रोतों जैसे भद्रावती, भिलाई और राउरकेला के निकट स्थापित है। ठीक है, दूसरा हो गया शक्ति। शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है और इसलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। फिर भी कुछ उद्योगों जैसे एल्यूमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोत के निकट ही की जाती है, क्योंकि ये अधिक शक्ति का उपयोग करने वाले उद्योग हैं जिन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। अब कोई भी उद्योग आपको चलाना है तो आपको पावर की ज़रूरत है। जिस क्षेत्र में पावर नहीं है, क्या आप वहाँ पे अपने उद्योग की स्थापना करना चाहेंगे? किसी किसी ऐसे इलाके में जहाँ बिजली की सुविधा उपलब्ध ना हो, आप उन इलाकों में अपने उद्योग की स्थापना करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। पता लगा आप मशीन चालू कर रहे हैं, बिजली कट गई। ठीक है, या अगर कोयला से भी आप चला रहे हैं, किसी भी चीज़ से चला रहे हैं, अगर आपूर्ति प्रॉपर नहीं हो रही है तो उससे आपका उत्पादन प्रभावित होगा, और ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे। तो उसमें वही कह रहा है कि शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है, और इसलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले देखा जाता है कि यहाँ पे प्रॉपर इसकी आपूर्ति है कि नहीं है। ठीक है, और कुछ उद्योग जैसे एल्यूमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोत के निकट ही की जाती है, यानी जहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है, पावर जहाँ पे सोर्स है, जहाँ से पावर आ रहा है, उससे पास में ही की जाती है, क्योंकि ये अधिक शक्ति का उपयोग करने वाले उद्योग है। आपको पता है कि बिजली जहाँ उत्पन्न होती है और आप तारों से बिजली को दूसरी जगह भेजते हैं तो बीच में बिजली का लॉस होता है, क्योंकि तार का अपना रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोधकता या प्रतिरोध। तो शक्ति के स्रोत के पास में अगर आप उद्योग स्थापित करेंगे तो उसमें आपको कम लॉस होगा शक्ति का। ठीक है, और अगर दूर में आप स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का ह्रास होगा रास्ते में। ठीक है, तो इसलिए ये चूंकि विद्युत की बड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, इसलिए शक्ति स्रोत के निकट ही इनकी स्थापना की जाती है। ठीक है, आते हैं बाजार, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी कच्चा माल उत्पन्न होगा वो फैक्ट्री में जाएगा, और फैक्ट्री से जो तैयार माल आएगा उनको बेचने के लिए बाज़ारों की तो आवश्यकता होगी ही ना। अगर डिमांड ही नहीं होगा तो आप सप्लाई करके क्या करेंगे? ठीक है, तो बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध कराती है। निर्गम यानी कि जहाँ से वो कंज्यूमर तक पहुँचे, जहाँ से वो उपभोक्ताओं तक पहुँचे। ठीक है, भारी मशीन, मशीन के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है, क्योंकि ये बाजार अभिमुख होते हैं। देखिए, भारी मशीन, मशीन के औजार और भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बाजार अभिमुख होते हैं। आप देखेंगे, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि जो एक थ्रेसर मशीन होता है ना, जिससे हम हमारे यहाँ खेती में कृषि जो क्या कहते हैं उसको, दौनी कहते हैं, यानी कि जो पौधों को मशीन में डाल के, जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ की जब फसल कटती है उसके बाद
गेहूं के पौधों को मशीन में डाला गया और उससे गेहूं निकाला गया। तो वो जो बड़े बड़े मशीन होते हैं उनका जो सेंटर है वो कौन सा स्टेट है, उन सारे मशीनों पर अगर आप पढ़ेंगे तो उस पर पंजाबी में लिखा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि पंजाब में डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। पंजाब में जो कृषि की जाती है उसमें मशीनों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जहाँ पे मशीनों का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भारी मशीन वाले जो उद्योग हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित हैं। मान लीजिए कि पंजाब कृषि प्रधान राज्य है, वहाँ पे कृषि सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर वो भारी मशीन वाले जो उद्योग है उसको बिहार में लाके स्थापित कर दे तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि मशीन महंगे हो जाएंगे। और अगर पंजाब में मशीन सप्लाई होगी यहाँ से, मान लीजिए वहाँ पे अगर मशीन ख़राब होती है तो लाने ले जाने का जो भी खर्चा है वो अपने आप में बढ़ जाएगा। तो कोई सेंस नहीं बनता है। जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी क्षेत्र में अगर वो मशीन, अगर भारी उद्योग है, अब ये मशीनें अगर ख़राब होंगी, मान लीजिए वहाँ से यहाँ सप्लाई करना, यहाँ से वहाँ सप्लाई करना कितना मुश्किल है। और पंजाब में अगर ये मशीनें सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं तो वहीं पे अगर इन मशीनों का उद्योग विकसित किया जाए तो अगर कभी ख़राब भी होती है तो वहाँ से तुरंत बन जाएगी। ठीक है, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। मतलब आप लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि इसका कारण क्या है। कारण समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार कारण समझ में आ जाएगा ना तो फिर आपको रटने की ज़रूरत कम हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध, जिसमें भार का ह्रास नहीं होता, कच्चे माल का उपयोग होता है और ये प्रायः बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं। उदाहरणतः मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग विकसित है। और हमारे यहाँ आप देखेंगे जो भी रेडीमेड की दुकानें हैं ये अपना माल कहाँ से मंगाते हैं, ज़्यादातर सूरत वगैरह से। मुंबई वगैरह लोग कम जाते हैं, कोलकाता बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। अभी छठ का टाइम आएगा तो छठ में लोग कोलकाता जाएंगे, जो दुकानदार है वो कोलकाता जाएंगे, वहाँ से शॉपिंग करेंगे, उस वहाँ से शॉपिंग करके जो भी माल होगा उसको ट्रांसपोर्ट में डाल के वापस आ जाएंगे और सामान जो है वो एक सप्ताह के भीतर बाज़ारों तक पहुँच जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं यानी पेट्रोलियम को जो साफ़ किया जाता है, यूज़ करने लायक बनाया जाता है, उपयोग करने लायक बनाया जाता है, इनकी स्थापना भी बाज़ारों के निकट की जाती है, क्योंकि अपरिष्कृत तेल का परिवहन आसान होता है और उससे प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम ना बहुत अलग अलग लेवल पे उसकी क्लीनिंग होती है। पेट्रोलियम का जो सबसे बढ़िया पार्ट होता है वो पेट्रोल वगैरह निकलता है। उससे जो कम, उससे और मतलब थोड़े से कम लेवल पे होता है केरोसिन होता है। उससे भी कम आओगे मोबिल वगैरह, ग्रीस वगैरह होता है और पेट्रोलियम जेली वगैरह, तो बहुत सारा यूज़ होता है पेट्रोलियम का एक्चुअली। तो पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं की स्थापना भी बाज़ारों के निकट की जाती है कैरी कॉस्ट बचाने के लिए, क्योंकि अपरिष्कृत तेल का परिवहन आसान होता है, उनसे प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और जहाँ बाजार होंगे वहाँ बहुत तरह की जो है वो, जहाँ पे बाजार होते हैं वहाँ बहुत तरीके की चीज़ों की डिमांड होती है, तो वहाँ सप्लाई करना क्या होता है, आसान होता है। देखिए जो भी मार्केट चलता है वो सप्लाई और डिमांड के आधार पर चलता है। अगर डिमांड है तो सप्लाई होगी, और अगर सप्लाई हो रही है, अगर सप्लाई लगातार हो रही है तो डिमांड भी बनी रहती है। यानी अगर डिमांड, मतलब सप्लाई और डिमांड में अगर देखा जाए तो एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। ठीक है, अगर डिमांड ज़्यादा है, ये तो आपको पता ही है कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी बढ़ती है उस हिसाब से, और डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है, और अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। ये बहुत बहुत सिंपल बात है ये सब। ठीक है, और ये एक्चुअली ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये अर्थशास्त्र का पार्ट है। ठीक है, तो अगर उसमें आएगा तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जानते हैं कि सप्लाई और डिमांड का जो सिस्टम है वही बाज़ारों में काम करता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं में जो है कोयली, मथुरा और बरौनी इसके विशिष्ट उदाहरण है। बरौनी कहाँ है? बिहार में। और बिहार का अगर देखा जाए तो एकमात्र जो है पेट्रोलियम परिशोधनशाला है, एक बड़ा फैक्ट्री जो है ये यही बचा हुआ है। हालांकि अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी के हिसाब से भी देखा जाए तो बरौनी काफ़ी फेमस है। और बहुत पहले से, हम लोग जब छोटे छोटे थे उस टाइम से ही बरौनी जो है अपनी पेट्रोलियम परिशोधनशाला के लिए फेमस है। इंडियन ऑयल का वहाँ पे पेट्रोलियम क्लीन करने का जो फैक्ट्री है वो लगा हुआ है। परिशोधनशालाओं की स्थापना में पत्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्तन यानी कि बंदरगाह। ठीक है, तो जहाँ पे बंदरगाह होते हैं वहाँ परिशोधनशालाएँ स्थापित की जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो तैयार माल होगा या कच्चा माल वहाँ पर आ सकता है, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम का आयात भी करता है, आपको पता होगा। तो आयात किस माध्यम से होता है? सबसे ज़्यादा जल वाले माध्यम से होता है। तो जल वाले माध्यम से अगर आयात होगा तो जो पेट्रोलियम परिशोधनशालाएँ हैं उनको देश के बीच में तो स्थापित करेंगे नहीं। जो भी पेट्रोलियम परिशोधनशालाएँ होंगी वो
तटीय राज्यों में होंगी, ताकि जो भी आयातित माल आएगा, कच्चा माल आएगा, तुरंत फैक्ट्री में जाएगा और वहाँ से तैयार पेट्रोलियम जो देश में यूज़ करने के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं परिवहन। क्या आपने कभी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के अंदर और उनके चारों ओर उद्योगों के केंद्रीकरण के कारणों को जानने का प्रयास किया है? ऐसा इसलिए हुआ कि प्रारंभ में ही परिवहन मार्गों को जोड़ने वाले केंद्र बिंदु बन गए। रेलवे लाइन बिछने के बाद उद्योगों को आंतरिक भागों में स्थानांतरित किया गया। सभी मुख्य उद्योग मुख्य रेल मार्गों पर ही स्थित है। आपको पता है कि रेल मार्ग से काफ़ी ज़्यादा परिवहन होता है, रेल मार्ग और जल मार्ग से। तो अगर आप देखें, चार नगरों में से ये जो तीन नगर हैं, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये जो है ये समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, तो परिवहन की आसानी होती है। अगर आयातित माल आ रहा है तो बड़े आसानी से जहाज़ जो है या इनके तट तक चले आते हैं, और निर्यात भी जो किया जाता है तो बड़े आसानी से जो तैयार माल है वो जहाज़ों के माध्यम से यहाँ से वापस भेज दिए जाते हैं। और दिल्ली जो हो गया, दिल्ली भारत की राजधानी है, सेंट्रल सिटी है और रेल मार्ग से पूरे देश से कनेक्टेड है। तो जहाँ भी रेल मार्ग और जल मार्ग से कनेक्टेड होगा वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग जो है वो उसके केंद्र बिंदु बन जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं श्रम पे। क्या हम श्रम के बिना उद्योगों के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी उद्योग हो उसमें काम करने के लिए लोग तो चाहिए, काम अपने आप तो हो नहीं जाएगा। अब लोग कहेंगे कि हाँ मशीनें भी तो होती हैं, मशीनें भी तो काम करती है। मशीन काम करती है पर फिर भी उसको ऑपरेट करने के लिए लोगों की ज़रूरत तो होती है। तो बिना श्रम के किसी उद्योग की परिकल्पना करना भी संभव नहीं है। उद्योगों को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में श्रम बहुत गतिशील है, जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है। भारत से खाड़ी देशों में बहुत सारे लोग जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि खाड़ी देश जो है, चाहे वो सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, उसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ये जितने भी खाड़ी देश हैं यहाँ पे जितने इंडियंस जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ श्रम सस्ता है। श्रम सस्ता क्यों है? क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई भी चीज़, वही सप्लाई डिमांड, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड इतनी है नहीं, तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो श्रम हमारे यहाँ कैसा है? सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो देश के अंदर काम मिला तो सही, अगर नहीं मिला तो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। और खाड़ी देश काफ़ी ज़्यादा श्रम सप्लाई करता है हमारे देश से। खाड़ी देश में करोड़ों करोड़ लोग आज भी खाड़ी देशों में काम करते हैं और वहाँ से जो है पैसा अपने देश भेजते हैं। ठीक है, तो श्रम के बारे में बात हो गई। अब आते हैं ऐतिहासिक कारक। क्या आपने कभी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने के कारणों के विषय में सोचा है कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जो थे ये औद्योगिक केंद्र के रूप में भाई क्यों उभरे? क्या कारण था? ये स्थान हमारे औपनिवेशिक अतीत द्वारा अत्यधिक प्रभावित थे। औपनिवेशीकरण के प्रारंभिक चरणों में निर्माण क्रियाओं को यूरोप के व्यापारियों द्वारा नव प्रोत्साहित किया गया। मुर्शिदाबाद, ढाका, भदोई, सूरत, वडोदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर आदि स्थान महत्वपूर्ण निर्माण केंद्रों के रूप में उभरे। यहाँ जो सबसे पहले उपनिवेशवादी कंपनियां जब आई थी तो इन शहरों में पहले पहले क्या किया था इन लोगों ने? फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। तो एक बार जहाँ फैक्ट्री स्थापित हो गई वहाँ से धीरे धीरे उद्योग बढ़ते ही रहता है। ठीक है, उपनिवेशवाद के उत्तरकालीन औद्योगिक चरण में ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं से होड़ और उपनिवेशिक शक्ति की भेद मूलक नीति के कारण इन निर्माण केंद्रों का तेजी से विकास हुआ। ब्रिटेन में भी चीज़ें बन रही थी तो वहाँ से कंपटीशन करने के लिए इन शहरों में जो उद्योग स्थापित कर गए थे उसमें और नए उद्योग स्थापित किए गए, और जो ऑलरेडी उपस्थित उद्योग थे उनकी क्षमता में भी क्या किया गया? विकास किया गया। उपनिवेशवाद के अंतिम चरणों में अंग्रेजों ने चुने हुए क्षेत्रों में से कुछ उद्योगों को प्रोन्नत किया। वही बात है कि उपनिवेशवाद के लास्ट चरण तक आते हुए अंग्रेजों ने कुछ चुने हुए क्षेत्रों में कुछ उद्योगों को प्रोन्नत किया, यानी उद्योगों को क्या किया? उद्योगों का क्या किया? विकास किया। इससे देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का बड़े पैमाने पर स्थानिक विस्तार हुआ। ठीक है, अब आते हैं उद्योगों का विस्तार किया गया तो उसके लिए कुछ नीतियाँ भी बनाई गई होंगी जिनको हम कहेंगे औद्योगिक नीतियाँ। एक प्रजातांत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि लाना है। दो चीज़ आई इसमें, संतुलित प्रादेशिक विकास और आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि मतलब अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। ठीक है, और संतुलित प्रादेशिक विकास इसमें कहा जा रहा है। प्रादेशिक मतलब ये राज्यों के संदर्भ में बात की जाएगी कि हर राज्य का जो है विकास प्रॉपर तरीके से और एक बैलेंस बना रहे। ये नहीं कि एक ही राज्य का विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है और दूसरे राज्य का विकास जो है वो कम मात्रा में हो रहा है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो भी होना चाहिए एक बैलेंस होना चाहिए और उस बैलेंस के साथ साथ आर्थिक रूप से हम विकास करें।
ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाई जाती है? औद्योगिक नीतियाँ बनाई जाती हैं। भिलाई और राउरकेला में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्णय पर आधारित थी। तो भिलाई और राउरकेला, राउरकेला जो है उड़ीसा में है, भिलाई मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में होगी। एक सेकंड में कंफर्म करके आपको बताता हूँ, एक सेकंड बस। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है भिलाई, ठीक है। भिलाई, दुर्ग वगैरह ये सब छत्तीसगढ़ के शहर है। और यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग की स्थापना इस कारण से भी की गई थी क्योंकि ये पिछड़े जनजातीय राज्य थे। यहाँ आदिवासियों का ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया जाता था, ज़्यादा आदिवासी लोग इस क्षेत्र में रहते थे। तो उस क्षेत्र का विकास करने के लिए, क्योंकि देखिए जिस क्षेत्र में उद्योग जाएगा ना, उस क्षेत्र में विकास होता है, वहाँ पे रोजगार आता है, रोजगार आता है तो वहाँ पे पैसा पहुँचता है, पैसा पहुँचता है तो क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। तो इस भिलाई और राउरकेला में ही लौह इस्पात उद्योग की स्थापना करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों का विकास किया जाए। वर्तमान समय में भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योग धंधों का अनेक प्रकार का प्रोत्साहन देती है, यानी पिछड़े क्षेत्रों में जो उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं उसको विभिन्न प्रकार से जो है प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्य उद्योगों के बारे में बात करेंगे अब। किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए लौह इस्पात उद्योग एक मूल आधार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी पूछ देता है कि किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आधार उद्योग होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है लोहा इस्पात उद्योग। इस्पात मतलब होता है स्टील, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग हमारे परंपरागत उद्योगों में से एक है। बहुत ब्रिटिश काल से ही हमारे यहाँ का सूती वस्त्र जो है उसको निर्यात किया जाता था और सबसे पुराने उद्योगों में अगर देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग है। चीनी उद्योग स्थानीय कच्चे माल पर आधारित है जो कि अंग्रेजों के समय में भी फला फूला। बिहार जैसे राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीनी मिलें हैं और काफ़ी पुरानी पुरानी चीनी मिलें भी हमारे यहाँ हैं। तो इनके अतिरिक्त इस अध्याय में वर्तमान में और भी आधुनिक उद्योग जैसे पेट्रोलियम रासायनिक उद्योग, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और प्रौद्योगिकी उद्योग जैसे आईटी इंडस्ट्री जो काफ़ी बूम कर रहा है इंडिया में। काफ़ी अभी इसमें अवसर देखे जा रहे हैं, काफ़ी स्कोप है भारत में आईटी इंडस्ट्री के लिए। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि जो फ़ोन के अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो चिप्स बनते हैं ना फ़ोन के, जो प्रोसेसर्स वगैरह बनते हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होता है। सोफिस्टिकेटेड का अर्थ हो गया कि ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया के तहत इसको बनाया जाता है। तो भारत में पहली जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री है उसकी स्थापना हो चुकी है और आने वाले समय में अभी अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर के मामले में जो ताइवान है वो पूरा विश्व ताइवान पर निर्भर है, ठीक है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलने का, और भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि भारत में सेमीकंडक्टर्स बनेंगे और यहाँ से पूरे विश्व में जो है सेमीकंडक्टर का क्या किया जाएगा? निर्यात किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और भारत में आईटी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अभी तरक्की भी कर रही है। एप्पल कंपनी ने अपना यहाँ पे फैक्ट्री लगा दिया फाइनली, ठीक है। उसके अलावा सैमसंग की बहुत बड़ी फैक्ट्री है आपको नोएडा में शायद। तो आईटी और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और सारी, जैसे बैंगलोर को कहा जाता है आईटी का हब है, ठीक है। तो भारत में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और काफ़ी ज़्यादा विकास भी इस क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग के बारे में बात करेंगे। लौह इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए। तो जब से भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास होने लगा ना, तब से भारत में तीव्र औद्योगिक विकास शुरू हो गया। भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी मूल आधारिक अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। यही चीज़ हमने अभी भी पढ़ा था कि भारत के सभी उद्योग लगभग अपनी मूल आधारिक अवसंरचना, यानी जो बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी कि देखिए कोई भी उद्योग लगाना है तो उसमें लोहा इस्पात का तो उपयोग होगा। कोई भी फैक्ट्री लगानी है तो क्या उसमें लोहा का यूज नहीं होगा? कोई भी फैक्ट्री अगर लगानी है, बनानी है, अगर उसका ढांचा ही तैयार करना है तो उसमें क्या चाहिए? लोहा इस्पात चाहिए, है ना। तो इसलिए कह रहा है कि लोहा इस्पात उद्योग जो है वो चाहे किसी भी तरह की आप इंडस्ट्री लगा रहे हो उसमें लोहा इस्पात उद्योग जो होता है, लोहा और इस्पात जो होता है वो बहुत बेसिक ज़रूरतों में शामिल होता है। बहुत आधारी जो संरचना होती है वो लोहा और इस्पात पर ही आधारित होती है, ठीक है। तो क्या हम लोहे के उपयोग के बिना कृषि में होने वाले औजार बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। लोहा इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क और कुककारी कोयला के अतिरिक्त, ये कोकिंग कोल होता है जो भारत में नहीं पाया जाता है, ये इसका हम लोग आयात करते हैं। इसके अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्नि सहमृतिका आदि कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। तो लोहा इस्पात उद्योग लोहा के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और ये अग्नि सहमृतिका, ये क्या है भाई? किसी को अगर पता हो तो बताना, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में इसको ऐड कर दूंगा
कि अग्निशह मृत्तिका क्या होता है, ये मुझे भी नहीं पता है, बहुत खतरनाक हिंदी है। आदि कच्चे कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। ये सभी कच्चे माल स्थूल भार ह्रास वाले होते हैं, यानी ये जो जितने भी कच्चे माल है समय के साथ इनके भार में क्या होती है, कमी होती है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोतों के निकट होती है। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए एक अर्ध चंद्राकार प्रदेश है, जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क अच्छे गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला, बहुत कम पाया जाता है कोककारी कोयला भारत में, और अन्य संपूरकों से समृद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग प्रारंभ में ही स्थापित कर दिया गया था। भारतीय लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत एक बड़े एकीकृत इस्पात कारखानों और छोटी इस्पात मिलें भी सम्मिलित है। यानी कि भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग है उसमें बड़े बड़े मिल्स भी बनाए गए हैं और छोटी लेवल पर भी इस्पात मिलें सम्मिलित है। इसके अंतर्गत द्वितीयक उत्पादक, ढलाई मिलें और आनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। यानी लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, द्वितीयक उत्पादक, ढलाई मिलें और आनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एकीकृत इस्पात कारखानों के बारे में, जिसमें टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को। टिस्को का जो एक फैक्ट्री है वो बोकारो में भी है मेरे ख्याल से। टाटा लौह इस्पात मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित है। यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नज़दीक लगभग जो पत्तन है वो क्या है, कोलकाता है। संयंत्र को पानी सुवर्ण रेखा एवं खारकोई नदियों से, सुवर्ण रेखा जो है झारखंड की नदी है, लोहा नोआ मंडी और बादाम पहाड़ से, और कोयला जोड़ा खानो उड़ीसा से, और कोककारी कोयला झरिया और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र से प्राप्त है। जो ये कोककारी कोयला है ना, इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, जो स्टील इंडस्ट्री यानी कि इस्पात उद्योग है उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। भारत में हालांकि कोककारी जो कोयला है वो बनता है, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो भारत आज भी इसमें इस्पात इंडस्ट्री में, इस्पात उद्योग में जो भी कोककारी कोयले की ज़रूरत होती है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो आयात पर निर्भर है, ठीक है, और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्रों से प्राप्त होता है। अब आते हैं भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। ये सब स्टील कंपनीज के बारे में बात की जा रही है, इस्पात कंपनियों के बारे में बात की जा रही है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में, तो भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी में अपना पहला कारखाना जो लगाया था ये हीरापुर में लगाया था, और दूसरा कुल्टी, कुल्टी पश्चिम बंगाल में है मेरे ख्याल से, स्थापित किया था। 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के साहचर्य से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में लोहा और इस्पात के उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की गई। पहली कहाँ पे किया गया, कुल्टी में। कुल्टी में पश्चिम बंगाल का पहला कारखाना स्थापित किया गया और दूसरा बर्नपुर पश्चिम बंगाल में किया गया। इंडियन आयरन स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीनों संयंत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, रानीगंज, झरिया और रामगढ़। झरिया और रामगढ़ जो है ये झारखंड में है, और रानीगंज जो है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। लौह अयस्क सिंह भूमि झारखंड से आता है। जल दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर से प्राप्त किया जाता है। दुर्भाग्य से 1972-73 में भारतीय लोहा और इस्पात कारखाने से इस्पात उत्पादन बहुत कम हो गया और संयंत्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, यानी अंडरटेक कर लिया गया, उसको सरकारी संयंत्र बना दिया गया। उसके बाद आता है तीसरी कंपनी जो है ये विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। तीसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता था। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स का जो पहले नाम था वो क्या था, मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स के नाम से इसको जाना जाता था। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ ये कर्नाटक में है, कि केमानगुंडी के लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। चूना पत्थर और मैग्नीज भी आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध है। चूना पत्थर और मैग्नीज दोनों का स्टील उद्योग में यूज़ किया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। लेकिन इस प्रदेश में कोयला जो है वो नहीं मिलता, यानी कर्नाटक में ज़्यादा कोयला नहीं मिलता। प्रारंभ में पास के जंगलों से प्राप्त, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रारंभ में पास के जंगलों से प्राप्त और लोहा एवं इस्पात संयंत्र जहाँ भी भारत में लगे हुए हैं, ये देखिए ये जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है जिसमें हो गया ये झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, और यहाँ छत्तीसगढ़ तक ये जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा लोहा और इस्पात उद्योग विकसित किए गए हैं। दक्षिण में एक आधा यहाँ भद्रावती में मिल रहा है, उसके अलावे कहीं जो है लोहा इस्पात उद्योग नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार के लिए याद रखना है, मैप ध्यान में रहेगा, अगर पूछेगा कभी
एग्ज़ाम में, तो ये मैप आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे। टाटा लोहा एवं इस्पात टिस्को की जो अ, टिस्को जहाँ पे स्थापित है ना, उसका पूरा आप देखिए कि मैग्नीज कहाँ से मिल रहा है, इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ पर स्थित है, स्टील फैक्ट्री कहाँ कहाँ स्थित है, चूना पत्थर कहाँ से लाया जाता है, लॉ एस कहाँ से लाया जाता है, कोयला कहाँ से लाया जाता है, रेलवे लाइन किधर से गुजरी हुई है। तो इसका पूरा एक मैप यहाँ पे बनाया गया है टिस्को के क्षेत्र में, टिस्को के लिए। उसके अलावा भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी का ये वाला है, सेम चीज़ें यहाँ भी दिखाई गई है। और विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र का यहाँ दिखाया गया है, राउरकेला इस्पात संयंत्र का यहाँ दिखाया गया है। ये सब दिमाग में बस रखना है इसको, ठीक है, देखना है, दिमाग में रखना है, बार बार देखिएगा तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल को 1951 तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। कहाँ पे? कर्नाटक में, जहाँ पे कोयला की खदानें नहीं है, यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता। प्रारंभ में पास के जंगलों से प्राप्त लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल को 1951 तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। भारत में बाद में विद्युत भट्टियां लगाई गई, जिनमें जोग प्रपात जल का विद्युत परियोजना से प्राप्त जल विद्युत का उपयोग होता था। जलप्रपात का एक और नाम है शायद घरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है, ये कर्नाटक में है। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है। यह संयंत्र विशिष्ट इस्पात एवं एलॉय का उत्पादन करता है। कौन सा संयंत्र? विश्वेश्वरैया वाला संयंत्र, विश्वेश्वरैया आयरन वर्क्स। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी 1956 से 1957, नहीं 56-57 थोड़ी चली होगी, 5 साल चली होगी ना, 61 तक के विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 3 नए स्टील फैक्ट्रीज जो है वो लगाए गए इंडिया में। कौन कौन से? ये संयंत्र है राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये सभी सार्वजनिक सेक्टर संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एचएसएल के अधिकार में थे उस समय तक। बाद में इन संयंत्रों को प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये तीनों संयंत्र को देखने के लिए किसकी स्थापना की गई? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो अभी तक चल रही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये उड़ीसा में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था। इस प्रकार भार ह्रास वाले कच्चे माल का परिवहन मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, इस संयंत्र को विशिष्ट अवस्थितिक लाभ प्राप्त है क्योंकि इसके निकटस्थ झरिया से कोयले और सुंदरगढ़ और केंदुझर से लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। तो इसकी जो लोकेशन है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पास में ही झरिया है झारखंड में, जहाँ से आराम से कोयला मिल जाता है, और केंदुझर से लौह अयस्क ये सब प्राप्त हो जाता है। विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से प्राप्त हो जाती है, तथा जल कोयल और शंख नदियों से प्राप्त हो जाता है। तो इसकी लोकेशन अच्छी है, ये इसमें कहा जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र, अभी हमने देखा था कि भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी, और 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह लौह अयस्क डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और करगाली कोयला खानों से प्राप्त होता है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में जो है लौह अयस्क और कोयला दोनों ही पाया जाता है, तो काफ़ी बढ़िया सप्लाई यहाँ पे हो जाती है। जल जो है वो तंदुला बांध से मिलता है, और विद्युत शक्ति जो है वो कोरबा ताप शक्ति ग्रह से प्राप्त होती है। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। कौन सी? भिलाई। उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड में क्या होता है? जहाजें बनती हैं। तो सारा स्टील जो है वहाँ पे, अधिकतर स्टील हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में चला जाता है। अब आते हैं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम सरकार के सहयोग से बना था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। 1962 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित है, और लोहा अयस्क नोआ मंडी से प्राप्त होता है। दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। दुर्गापुर जो है वो कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। इसे जल विद्युत शक्ति और जल दामोदर घाटी, इसमें जल विद्युत शक्ति और जल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन डीवीसी से प्राप्त होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में बात करेंगे। इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर
की गई थी, यानी कि जो कैरी कॉस्ट है उसको कम करने के आधार पर की गई थी, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लोहा अयस्क प्राप्त कर लेते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला की ओर कोयला ले जाते हैं। यानी उधर से जब आते हैं तो लोहा लेके चले आते हैं और यहाँ से जब जाता है वही मालगाड़ी वापस तो आराम से कोयला लेके चला जाता है, तो कैरी कॉस्ट जो है बच जाता है। दोनों साइड से माल ढुलाई हो जाती है तो किसी साइड से खाली गाड़ी नहीं जाता है। ठीक है। अन्य कच्चे माल बोकारो से लगभग 350 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। जल और विद्युत शक्ति की आपूर्ति दामोदर वैली कारपोरेशन यानी दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से कर ली जाती है। अब इसके अलावा ये जो मेन संयंत्र हो गए, इसके अलावा दूसरे इस्पात संयंत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हो जाएंगे चतुर्थ योजना समय में स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों से जो है वो दूर है। तीनों संयंत्र दक्षिण भारत में स्थापित है। विशाखापट्टनम स्थित विजाग इस्पात संयंत्र, इसको वाईजैग भी कहते हैं, VIZAG इसका स्पेलिंग होता है। विशाखापट्टनम को शॉर्ट में कहते हैं वाईजैग। पहला पत्तन आधारित संयंत्र है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इसकी पत्तन स्थिति लाभप्रद है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए इसकी स्थापना की गई क्योंकि विशाखापट्टनम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्तन है भारत का। विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेटे में विकसित किया गया है। इसमें होसपेटे कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसमें स्वदेशी तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। यह संयंत्र आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त लौह अयस्क और चूना पत्थर का उपयोग करता है। सेलम तमिलनाडु इस्पात संयंत्र 1982 में चालू किया गया। तो ये छोटे वाले यानी जो मेन इंपॉर्टेंट वाले तो ऊपर निकल गए, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और उसके अलावा बोकारो, और उसके अलावा ये जो दो हमने पढ़ा, पहला पढ़ा विशाखापत्तनम और एक और विजयनगर इस्पात संयंत्र, ये हो गया होसपेटे कर्नाटक, और तीसरा जो हो गया ये हो गया सेलम तमिलनाडु में इस्पात संयंत्र है। इन मुख्य इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 206 से अधिक इकाइयाँ स्थापित की गई है। छोटी छोटी बड़ी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। जैसे हमारे यहाँ कुमारबाग में जो वाला स्टील प्लांट है ना, ये सेल का ही स्टील प्लांट है। ठीक है, हालांकि चालू नहीं हो पाया, बड़े दुख की बात है। इनमें से अधिकांश इकाइयाँ अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में रद्दी लोहे का उपयोग करती है और उसे विद्युत भट्टियों में प्रक्रमित करती है। जो भी रद्दी लोहा मिलता है उसको विद्युत भट्टियों में उसको गलाकर फिर उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई इस्पात उद्योग के बारे में। रटने वाला चीज़ अगेन बहुत ज़्यादा है। नोट्स बनाइए छोटे छोटे करके अपने, और नोट्स को देखते रहिए। ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं कॉपी एक साइड में रखिए और उसमें उसी टाइम उसको लिख लीजिए। बहुत एकदम बहुत सुंदर करके लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा लिखिए कि समझ में आ जाए, लास्ट टाइम में एग्ज़ाम में याद रह जाए, बस उसी से मतलब है। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भारत के सबसे पुराने उद्योगों में एक है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन और मध्यकाल में यह केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में थे। प्राचीन और मध्यकाल में पहले हमको पता है कि हम पहले चरखे पर भी सूत काता जाता था और उससे कपड़ा बनता था, और उसके बाद पारंपरिक तरीक़ों से हमारे यहाँ सूती वस्त्र जो है वो सालों साल से बनाया जा रहा है, जब मशीनें इतनी अवेलेबल नहीं थी उस टाइम से। ठीक है। भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल, कैलिको, छीट और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था हमेशा से। अंग्रेज़ जब यहाँ आते थे तो यहाँ से ये सब लेके जाते थे। उससे पहले पुर्तगाली भी लेके जाते थे। उससे पहले मध्यकाल में भी भारत में जो व्यापार होता था उसमें इसका योगदान था। भारत में उस उद्योग का विकास कई कारणों से हुआ। पहला, भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है एवं सूती कपड़ा गर्म एवं आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है, क्योंकि इसमें जो भी गर्मी आती है वो अवशोषित नहीं होती है, उसको परावर्तित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा, भारत में कपास की बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था, अभी भी होता है। देश के इस उद्योग के लिए आवश्यक कुल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे और श्रम शक्ति की हमारे यहाँ कभी कोई कमी नहीं रही है। शुरू से ही हमारे पास काफ़ी श्रम शक्ति जो है वो अवेलेबल है। वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में लोग सूती वस्त्रों का उत्पादन पीढ़ियों से कर रहे थे और अपनी कुशलता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते रहे, और इस प्रक्रिया में उनकी कुशलताएँ पक्की हो गई। यानी कि हम लोग बहुत पहले से ये काम करते रह रहे हैं, तो हम लोग इस काम में पूरी तरह क्या हो चुके हैं? एक्सपर्ट हो चुके हैं। प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहित नहीं किया। वे कच्चे कपास को मैनचेस्टर और लिवरपूल स्थित अपनी मिलों के लिए निर्यात कर देते थे। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक है।
और वहाँ तैयार माल को बेचने के लिए भारत ले आते थे। तो सिंपल सी बात है कि भारत में इन्होंने सूती वस्त्र उद्योग का विकास क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ का कच्चा माल वो लोग क्या करते थे, अपने यहाँ ले जाते थे और वहाँ तैयार माल को वापस फिर ला के हमारे ही यहाँ बेचते थे। ठीक है, मतलब और जगह भी बेचते थे पर हमारे यहाँ भी उसको बेचते थे। ठीक है, यह कपड़ा सस्ता होता था क्योंकि मशीनों पर बनता था, मशीनों पर बनता था तो कम लागत में ज़्यादा कपड़ा बन जाता था। तो भारत के कुटीर उद्योगों की तुलना में यूनाइटेड किंगडम की मिलों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, और बड़े पैमाने पर जब उत्पादन होता था तो कॉस्ट क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में की गई। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इस शहर को सूती वस्त्र निर्माण के केंद्र के रूप में कई लाभ थे। यह गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के बहुत निकट था। कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए सूती वस्त्र उद्योग का अगेन एक मैप दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ मैप है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए मुंबई पत्तन तक लाई जाती थी, इसलिए कपास स्वयं मुंबई नगर में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त मुंबई उस समय भी वित्तीय केंद्र था और उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पूंजी भी क्या थी, मुंबई में उपलब्ध थी। रोजगार अवसर प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने के कारण यह श्रमिकों के लिए आकर्षक केंद्र था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्योग थे तो फिर रोजगार भी यहाँ बहुत ज़्यादा थे, इसलिए सस्ते और प्रचुर मात्रा में श्रमिक भी आसपास ही मिल जाते थे। सूती वस्त्र मिलों के लिए आवश्यक मशीनों का आयात इंग्लैंड से किया जाता था। इंग्लैंड से मशीनें मंगाई जाती थी और यहाँ पे उद्योग स्थापित किया जाता था। बाद में दो और मिलें बनाई गई, कहाँ कहाँ, शाहपुर और कैलिको मिल अहमदाबाद में स्थापित की गई। 1947 तक भारत में मिलों की संख्या 423 तक पहुंच गई, लेकिन देश विभाजन के बाद दृश्य बदल गया और उद्योग को एक बड़ा प्रतिसरण झेलना पड़ा। प्रतिसरण मतलब नुकसान झेलना पड़ा, एक कहते हैं ना कमी, या जो विकास था वो अचानक से थोड़ा कम हो जाना। इसका कारण यह था कि अच्छी गुणवत्ता वाले कपास उत्पादक क्षेत्रों में से अधिकांश पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए। भारत में 409 मिले और केवल 29% कपास उत्पादक क्षेत्र रह गया, क्योंकि अच्छी जो गुणवत्ता वाले कपास के उत्पादक क्षेत्र थे वो अधिकांश कहाँ चले गए, पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए, और भारत में 409 मिले और केवल 29% कपास उत्पादक क्षेत्र रह गए। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस उद्योग में धीरे धीरे पुनर्लाभ की स्थिति आई और अंततः यह उद्योग फिर से विकसित हो गया। तो उस समय तक जो कुछ कपास का जो उत्पादन क्षेत्र था वो पश्चिमी पाकिस्तान में ज़रूर चला गया था, तो कुछ समय के लिए थोड़ी सी कमी आ गई उस चीज़ में, लेकिन फिर हमने धीरे धीरे उस चीज़ को मेकअप कर लिया। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग दो सेक्टर में बांटा जा सकता है, पहला संगठित सेक्टर और दूसरा असंगठित सेक्टर। अब दोनों के बारे में पढ़ते हैं। विकेंद्रित सेक्टर के अंतर्गत हथकरघा, खादी सहित और विद्युत करघों में उत्पादित कपड़ा आता है। विकेंद्रित सेक्टर यानी कि जो असंगठित सेक्टर है उसके अंतर्गत हथकरघा यानी जो गांधी जी चलाते थे खादी वाला, और विद्युत करघा जो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया है। ठीक है, तो ये वाले जो लोग होते हैं ये संगठित नहीं होता, ये अपने अपने स्तर पर उत्पादन करते हैं, और संगठित सेक्टर में बहुत सारे लोग एक साथ उत्पादन जो है वो करते हैं। संगठित सेक्टर के उत्पादनों में तेजी से कमी आई है। यह 20वीं शताब्दी के मध्य में 81% से घटकर 2000 में केवल 6% रह गया है। संगठित सेक्टर में कमी क्यों आई है? क्योंकि अब बड़ी बड़ी मशीनें बन गई और मशीनें से कम समय में ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में देश में उत्पादित सूती वस्त्र हथकरघा सेक्टर की तुलना में विकेंद्रित सेक्टर में विद्युत करघों द्वारा अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। तो लोग अब अपना अपना इंडिविजुअल लेवल पर, अब कहा जाए अगर, तो ज़्यादातर उत्पादन इंडिविजुअल लेवल पर किया जाता। तो पहले जिस तरीके से लोग आके साथ में जो बैठ के एक संगठित सेक्टर के माध्यम से किसी एक बैनर के तले अपना काम करते थे, वो चीज़ें अब कम हो गई हैं। अब धीरे धीरे लोग अपने स्तर पर जो उत्पादन करते हैं वो उत्पादन करते हैं और उसको लेकर स्वयं ही बाज़ारों में बेचते हैं। ठीक है, कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है, अतः अन्य दूसरे कारक जैसे करघों को चलाने के लिए शक्ति, श्रमिक, पूंजी अथवा बाजार आदि उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो कपास का जो वज़न है वो नहीं घटता है, तो इसमें कपास का जो उत्पादन है उसको चलाने के लिए दूसरे जो कारक है जो कौन कौन से हैं, शक्ति यानी पावर जो मिल रहा है, बिजली वगैरह, एनर्जी वगैरह, उसके बारे में, उसके बाद श्रमिक, पूंजी अथवा बाजार आदि उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। ठीक है, वर्तमान में उद्योग को बाजार में या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बाजार ही यह निश्चित करता है कि किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन होना चाहिए। वही सप्लाई और डिमांड, जिस तरह की चीज़ों की डिमांड होगी उसी तरह की चीज़ों की सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तैयार माल के बाजार में अत्यधिक भिन्नता
मिलती है। अतः तैयार माल को बेचने के दृष्टिकोण से मिलों को बाजार के निकट स्थापित करना महत्वपूर्ण है। ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई और अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। मिलों की संख्या आकस्मिक रूप से बढ़ गई। 19वीं शताब्दी मतलब क्या समझेंगे? 19वीं शताब्दी मतलब समझेंगे पूरा 1800 से लेकर 1899 तक। जो शताब्दी होती है उसका जो नंबर होता है ना, जैसे 19वीं शताब्दी है मतलब 1800 के नंबर में जितने भी साल आएंगे, 1801, 1802, 1803, 1804 ऐसे करते करते 1899 तक वो होंगे 19वीं शताब्दी। और जब 1900 आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? एक बढ़ा के 20वीं शताब्दी कहेंगे। ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई और अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। मिलों की संख्या आकस्मिक रूप से बढ़ गई। स्वदेशी आंदोलन ने उद्योग को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया था? विदेशी वस्तुओं को जलाने की बात की गई थी कि भाई हम जो है अपने यहाँ कपड़ा बनाएंगे, अपने यहाँ का कपड़ा पहनेंगे, विदेशों की कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। स्वदेशी आंदोलन ने उद्योग को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया था, क्योंकि ब्रिटेन के बने सामानों का बहिष्कार कर बदले में भारतीय सामानों को उपयोग में लाने का क्या किया गया था? आह्वान किया गया था। 1921 के बाद रेल मार्गों के विकास के साथ ही दूसरे सूती वस्त्र केंद्रों का तेजी से विस्तार हुआ। का रेलवे आने के बाद विस्तार क्यों हुआ भाई? क्योंकि रेलवे आने के बाद क्या हुआ कि तैयार माल और कच्चा माल और तैयार माल दोनों, कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था तेज गति से, ज़्यादा मात्रा में, और जो तैयार माल है उसको भी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में रेल के माध्यम से पहुंचाना क्या हो गया? सरल हो गया। दक्षिणी भारत में कोयम्बटूर, मदुरई और बेंगलुरु में मिलों की स्थापना की गई। मध्य भारत में नागपुर, इंदौर के अतिरिक्त शोलापुर और वडोदरा सूती वस्त्र केंद्र बन गए। कानपुर में स्थानिक निवेश के आधार पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। तो कहाँ कहाँ स्थापना हो रही है इसको आप लोग नोट करते चलना, और ये पूछा जा सकता है। कानपुर में, इसको एक बार के लिए हम हाईलाइट भी कर देते हैं। दक्षिणी भारत में कोयम्बटूर, मदुरई और बेंगलुरु में मिलों की स्थापना की गई। मध्य भारत में नागपुर, इंदौर के अतिरिक्त शोलापुर और वडोदरा सूती वस्त्र के केंद्र बन गए। कानपुर में स्थानिक निवेश के आधार पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। पत्तन की सुविधा के कारण कोलकाता में भी मिलें स्थापित की गई। जल विद्युत शक्ति के विकास से कपास उत्पादक क्षेत्रों से दूर सूती वस्त्र मिलों की अवस्थिति में भी सहयोग मिला। जहाँ जल विद्युत यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है? जल विद्युत यूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि जो विद्युत की कॉस्ट होगी, शक्ति की कॉस्ट होगी, वो कम हो जाएगी, और जहाँ कॉस्ट कम होगी वहाँ पे उद्योग का विकास ज़्यादा होगा। ठीक है। तमिलनाडु में इस उद्योग के तेज़ी से विकास का कारण मिलों के लिए प्रचुर मात्रा में जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता है। उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली आदि केंद्रों में कम श्रम लागत के कारण कपास उत्पादक क्षेत्रों से उनके दूर होते हुए भी उद्योगों की स्थापना की गई। इस प्रकार भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में जहां एक से अधिक अनुकूल अवस्थितिक कारण विद्यमान थे, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए। नहीं, भारत में उन सारे क्षेत्रों में जहां एक से अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई गई सूती वस्त्र उद्योग के लिए, क्योंकि इसका वजन नहीं घट रहा था तो कहीं से कहीं ले जाना आसान हो गया। रेलवे भी डेवलप हो गया था। ठीक है। तो लेके जाना कहीं भी आसान हो गया, इसलिए भारत के लगभग हर क्षेत्र में जो है सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए। इस प्रकार कच्चे माल के स्थान पर बाजार अथवा सस्ते स्थानिक श्रमिक या विद्युत शक्ति की उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण हो गई। तो कच्चा माल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं रहा। कच्चा माल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसका भार नहीं घटता था, कहीं से कहीं लेके जाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अलावे कौन कौन चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई? सस्ता स्थानिक श्रमिक या विद्युत शक्ति आदि की उपलब्धता, ये सब का वैल्यू ज़्यादा बढ़ गया। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए। वर्तमान में अहमदाबाद, भिवंडी, शोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र है। इसको याद रखना है। ये सभी केंद्र परंपरागत केंद्र है और कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित है। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु अग्रणी कपास उत्पादक राज्य। तो कपास उत्पादक राज्यों में अग्रणी कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब दूसरे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब दूसरे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। ठीक है। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलें हैं। भारत में सबसे अधिक मिलें सूती वस्त्र की कहाँ पे है? तमिलनाडु में, और उनमें से अधिकांश कपड़ा न बनकर सूत का उत्पादन करते हैं, धागे का उत्पादन करते हैं। कोयम्बटूर, जहाँ तमिलनाडु के लगभग आधे से अधिक मिलों को अवस्थित होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। चेन्नई, दक्षिण का मैनचेस्टर कहते हैं शायद कोयम्बटूर को।
क्योंकि मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए माना जाता है। उसी तरह भारत में जो कोयम्बटूर है, यहाँ आप देख रहे हैं तमिलनाडु के लगभग आधे से अधिक मिलें तो सिर्फ कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कहाँ पे? कोयम्बटूर में। चेन्नई, मदुरई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, थंजावुर, रामनाथपुरम और सेलम दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र है सूती वस्त्र उत्पादन के। कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग का विकास राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कपास उत्पादक क्षेत्रों में हुआ है, जहां देवनगरी, हुबली, बल्लारी, मैसूरू और बेंगलुरु महत्वपूर्ण केंद्र है। किसके? सूती वस्त्र के। सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक तेलंगाना प्रदेश में भी स्थित है। हमने जो मैप देखा था उसमें देखा था ना कि हर राज्य में लगभग सूती वस्त्र मिले थोड़ी बहुत स्थापित थी, तो इसमें काफ़ी सारा डेटा मिलेगा, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अधिकांश कताई मिले हैं जो सूत का उत्पादन करती है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, वारंगल महत्वपूर्ण केंद्र है। जुड़वा शहर भारत में किसको कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कानपुर सबसे बड़ा केंद्र है। मोदीनगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा और लखनऊ कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में सूती मिलें हुगली प्रदेश में स्थित है। हावड़ा, श्रीरामपुर, कोलकाता और श्यामनगर महत्वपूर्ण केंद्र है। उत्तर प्रदेश में कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र है? पहला तो हो गया कानपुर, फिर हो गया मोदीनगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा और लखनऊ। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कौन सी हो गई? सूती मिलें कहाँ पे है? हुगली प्रदेश में है, और उसमें हावड़ा, श्रीरामपुर, कोलकाता और श्यामनगर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सूती कपड़े के उत्पादन में लगभग 5 गुनी तक वृद्धि हो गई है। सूती कपड़े को सिंथेटिक कपड़ों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की और कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसके बारे में हम नहीं देखेंगे। आपसे पूछ रहा है, आपको अगर पता है तो बताइए। ठीक है। आगे, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत जो है विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और यह विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% तक उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त गन्ने से खांडसारी और गुड़ भी तैयार किए जाते हैं। गन्ने से गुड़ भी तैयार किए जाते हैं। ठीक है। ये उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। 4 लाख से अधिक लोगों को तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रोजगार प्रदान करता है, और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करता है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। ऑब्वियस बात है कि भाई जिस मौसम में गन्ना होगा, बस उसी मौसम में गन्ना जब पक जाएगा, गन्ने की जब फसल पक जाएगी, उसके बाद ही तो जो भी थोड़े टाइम तक चलता है। हमारे जो भी चीनी मिलें हैं, क्या वो साल भर चालू रहती है? नहीं। जो गन्ने का मौसम आता है उसके बाद थोड़े टाइम तक पेराई होती है, फिर जितना हो गया उतना हो गया, फिर अगले सीज़न तक का वेट किया जाता है। आधुनिक आधार पर उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के दूसरे भागों में चीनी मिलें खोली गई। 1950-51 में 139 कारखाने प्रचालन में थे। 1900 और 2010-11 में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 662 हो गई। तो सबसे पहले बिहार में चीनी मिल की स्थापना हुई थी, और बिहार में चीनी उद्योग काफ़ी ज़्यादा विकसित है। हमारे चनपटिया में भी था पहले चीनी मिल, अब बंद हो गया, वो अलग बात है। उद्योग की अवस्थिति। गन्ना एक भार ह्रास वाली फसल है। पहले भी बताया था, गन्ना अगर सूख गया तो किसी काम का नहीं रहता। चीनी और गन्ने का अनुपात 9% से 12% के बीच होता है, जो इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। खेतों में काट कर एकत्रित करने से लेकर ढुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा सूखती रहती है। गन्ने को खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाए तो अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। अतः इस प्रदेश के अधिकांश कारखाने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थित है। तो चूंकि जो भी गन्ना होता है उसको 24 घंटे के अंदर अगर पेर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन होगा। तो कोई भी क्या ये चाहेगा कि उसको रोक के काफ़ी टाइम के बाद पेराई की जाए ताकि वो सूख जाए? नहीं। तो इसलिए जो गन्ना उद्योग है वो जिस क्षेत्र में गन्ना पाया जाता है उसी के आसपास ही चीनी मिलें जो है वो होती है। 50-60 किलोमीटर के अंदर ही चीनी मिलें होती है, ताकि आराम से ट्रक और ट्रैक्टरों पर लाद के उसको मिलों तक पहुंचा दी जाए, ताकि जल्द से जल्द पेराई हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है वो चीनी बन पाए। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में विकसित हुआ, और देश में कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन खुद महाराष्ट्र करता है। राज्य में 119 चीनी मिलें हैं जो एक संकरी पट्टी के रूप में उत्तर में मनमाड़ से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत है। इनमें से 87 मिलें सहकारी सेक्टर में है। सहकारी मतलब हो गया प्राइवेट और सरकारी दोनों का एक मिश्रण। ठीक है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में विकसित हुआ, और देश का कुल चीनी उत्पादन का 1/3 से अधिक भाग कौन उत्पादन करता है? महाराष्ट्र
राज्य में 119 चीनी मिलें हैं जो संकरी पट्टी के रूप में उत्तर में मनमाड़ से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विकसित है महाराष्ट्र में। और 87 चीनी मिलें जो है वो सहकारी सेक्टर में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। चीनी उद्योग दो पेटियों गंगा यमुना के दोआब और तराई प्रदेश में केंद्रित है। गंगा यमुना दोआब में कौन से क्षेत्र हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं। जबकि तराई प्रदेश के मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच। ये सब जो है ये तराई प्रदेश के क्षेत्र है, चीनी उत्पादक क्षेत्र हैं। तमिलनाडु में चीनी मिले कोयम्बटूर, वेल्लोर, तिरुवनमलाई, विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली जिलों में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कर्नाटक में कहाँ है भाई? कर्नाटक में बेलगावी, बेल्लारी, मांड्या, शिवमोगा, विजयपुर और चित्रदुर्ग मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं। यहाँ चीनी उद्योग आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम और तेलंगाना के निज़ामाबाद जिले और मेडक जिले में वितरित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम और तेलंगाना के निज़ामाबाद जिले और मेडक जिले में वितरित है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात अन्य चीनी उत्पादक राज्य हैं। बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात अन्य चीनी उत्पादक राज्य। बिहार में सारण यानी छपरा वाला डिस्ट्रिक्ट, चंपारण, अपना, मुजफ्फरपुर, सिवान, दरभंगा और गया मुख्य गन्ना उत्पादक जिले हैं। पंजाब में सापेक्षिक महत्व कम हो गया है, यद्यपि गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला एवं अमृतसर अब भी प्रमुख चीनी उत्पादक शहर है। कहाँ के? पंजाब के। ये सब याद रखना है। हरियाणा में चीनी मिले जो है यमुनानगर, रोहतक, हरियाणा में चीनी मिले यमुनानगर, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद जिलों में स्थित है। गुजरात में चीनी मिले तुलनात्मक रूप से नया है। गुजरात में चीनी उद्योग जो है तुलनात्मक रूप से क्या है? नया है। यहाँ चीनी मिले सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वलसाड़ और भावनगर जिले के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। पेट्रोकेमिकल उद्योग, उद्योगों का यह वर्ग भारत में तेजी से विकसित हो रहा है। कौन सा? पेट्रो रसायन उद्योग। उद्योगों की इस श्रेणी में अंतर्गत कई प्रकार के उत्पादक आते हैं। 1960 में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि इसको पूरा करना कठिन हो गया। उस समय पेट्रोल परिशोधन उद्योग का तेजी से विकास हुआ। सप्लाई और डिमांड फिर से आ गया। जब ज़रूरत पड़ी, रसायनों की मांग यानी कि डिमांड तेजी से बढ़ी तो इसको पूरा करना कठिन हुआ। जब कठिन हुआ तो उस समय पेट्रोल परिशोधन उद्योग का तेजी से क्या हुआ? सप्लाई हुआ यानी कि विस्तार हुआ। अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है। पेपर का कटिंग है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। उद्योगों के इस वर्ग को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कौन से उद्योग के वर्ग को? पेट्रो रसायन, पेट्रोकेमिकल उद्योग को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया पॉलीमर, दूसरा हो गया कृत्रिम रेशे, तीसरा हो गया इलास्टोमर्स, चौथा हो गया पृष्ठ संक्रियक। मुंबई शैल रसायन उद्योगों का केंद्र है। ठीक है, ये सब अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना तो उसमें ये सब मिला होगा। कृत्रिम रेशे, इलास्टोमर्स, पॉलीमर्स, ये सब केमिस्ट्री 11th-12th के केमिस्ट्री में ये है। बट आपने कैसे पढ़ा होगा? आप तो 11th-12th में आर्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। मुंबई शैल रसायन उद्योगों का केंद्र है। पटाखों के उद्योग कहाँ पे हैं? औरैया, जामनगर, गांधीनगर और हजीरा गुजरात, नागोथाने रत्नागिरी महाराष्ट्र, हल्दिया पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं कार्य कर रही है। सिर्फ इसको नियमित करने के लिए, इस पर कंट्रोल रखने के लिए रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए 3 संस्थाएं कार्य कर रही है। पहली भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL, ये सार्वजनिक सेक्टर की कंपनी है। यह विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन जैसे पॉलीमर, रेशो और रेशो से बने संक्रियक इंटरमीडिएट का निर्माण और वितरण करता है। दूसरा पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, पहला कौन सा है भाई? पहला है भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL। दूसरा है पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो भारत सरकार और बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। यह पॉलिस्टर, तंतु, सूत और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित वडोदरा और नलधारी संयंत्रों में करता है। तीसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण
प्रदान करता है। तीसरा कौन सा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सार्वजनिक सेक्टर में तो 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड नेफ्था पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। इसके बाद अन्य कई कंपनियां बन गई। मुंबई, बरौनी, मेट्टूर, पिंपरी और रिसरा में स्थापित संयंत्र प्लास्टिक की वस्तुओं के मुख्य उत्पादक है। लगभग 75% इकाइयाँ लघु पैमाने के सेक्टर में है। यह उद्योग पुनः चक्रित प्लास्टिक का भी प्रयोग करता है, जो पूरे उत्पादन का लगभग 30% है। तो पेट्रोकेमिकल में प्लास्टिक भी आता है। ठीक है। संश्लिष्ट तंतु सिंथेटिक फाइबर का अपने मजबूती, टिकाऊपन, प्रक्षालनता, धोने पर न सिकुड़ने वाले गुणों के कारण का व्यापक रूप से प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। सिंथेटिक कपड़ा होता है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है कि संश्लिष्ट तंतु, सिंथेटिक कपड़े को हिंदी में क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु। ये उसका फ़ायदा क्या है? मजबूत है भाई, टिकाऊ होता है, प्रक्षालनता होती है, धोने पर सिकुड़ता नहीं है, और इसका व्यापक रूप से प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन तथा पॉलिस्टर धागा बनाने का संयंत्र कहाँ कहाँ है? कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, पुणे, उज्जैन, नागपुर एवं उधना में लगाए गए हैं। कोटा और वडोदरा में एक्रेलिक कपड़े बनाए जाते हैं। एक्रेलिक फाइबर कहा जाता है इनको। एक्रेलिक कपड़े पे ना शायद क्या होता है कि पानी डालने पे ना वो पानी सटता नहीं है, नीचे चला जाता है। आप लोग एक बार इसको कंफर्म करके बताना। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक्रेलिक कपड़े इसी को कहा जाता है। ठीक है, एक बार कंफर्म जरूर करना। यद्यपि प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए एक अपृथक्करणीय वस्तु बन चुकी है, जैसे प्लास्टिक के बिना ज़िंदगी चलती नहीं है। क्लास में भी हमने काफ़ी बार प्लास्टिक के ऊपर बात करी है, और हमारे रहन सहन की पद्धति को प्रभावित करती है, परंतु जैव निम्नीकरण का गुण न होने के कारण, जैव निम्नीकरण को इंग्लिश में कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इसको मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता है, सिर्फ पैदा होती है। गुण न होने के कारण यह पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इसलिए भारत के विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को कहा जा रहा है कि आप लोग कम से कम कीजिए। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक किस प्रकार हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? इसके बारे में हमने क्लास में भी डिस्कस किया है ना, तो आप लोग को तो पता ही होगा किस प्रकार पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। ज्ञान आधारित उद्योग। ज्ञान आधारित उद्योग में कौन कौन से उद्योग है भाई? अवगम प्रौद्योगिक उन्नति ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ी से विकसित हुए सेक्टरों में से एक है। एक बहुत बड़ी भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम अगर पूछा जाए तो कौन सी होगी? इन्फोसिस और टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस। ठीक है। सॉफ्टवेयर उद्योग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादन से आगे बढ़ गया। भारत सरकार ने अनेक सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाए हैं, हैदराबाद और बेंगलोर, और थोड़ा बहुत गुड़गांव भी। गुड़गांव जिसका नया नाम क्या है? गुरुग्राम। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर उद्योग है, आईटी उद्योग है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है? विकसित है। भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग को उत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। अवगम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के या तो सॉफ्टवेयर विकास केंद्र अथवा अनुसंधान विकास केंद्र भारत में है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आईटी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या तो इंडिया आ रही है, या इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज जो है वो नित्य नई बन रही है, और इनको काफ़ी अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है, क्योंकि रिकॉग्निशन यानी कि काफ़ी अच्छी पहचान मिल रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। इस विकास का मुख्य प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ा है, जो कि प्रतिवर्ष लगभग दोगुना हो रहा है। आईटी सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा जॉब जो है वो पाई जा रही है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, इसमें विकृति अथवा कमियों को दूर करना। नई औद्योगिक नीति सबसे पहले अंडरलाइन करें, 1951 में की गई नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई, सॉरी 51 नहीं 91 में की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, इसमें विकृति अथवा कमियों को दूर करना, उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को प्राप्त करना। इस नीति के अंतर्गत किए गए कौन से उपाय हैं भाई नई औद्योगिक नीति में? औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन,
विदेशी तकनीकों का निशुल्क प्रवेश, विदेशी निवेश नीति, पूंजी बाजार में अभिगम्यता, खुला व्यापार, प्रावस्तबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन, औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण। पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी ना, वो एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था थी। मतलब बाहर के जो भी कंपनी थे, भारत से बाहर की कंपनी या भारत से बाहर से पैसा, वो डायरेक्ट भारत के बाज़ारों में नहीं लग पाता था। तो 1991 में क्या किया गया कि भारत के बाज़ारों को ना, भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी बाज़ारों के लिए भी खोल दिया गया, जिससे भारत में जो है फॉरेन करेंसी, फॉरेन पैसा जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, वो जो विदेशी पूंजी है वो भारत में लग सके। ठीक है, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। तो इसी चीज़ के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये की गई। पहला था औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन, ख़त्म कर दिया गया। विदेशी तकनीकी का निशुल्क प्रवेश, यानी जो विदेशी कंपनियां हैं वो डायरेक्ट इंडिया आ सकती है व्यापार करने के लिए। विदेशी निवेश नीति बनाई गई। पूंजी बाजार में अभिगम्यता, यानी पूंजी बाजार में जो है विदेशी कंपनी का भी समावेश हुआ। खुला व्यापार, व्यापार को खोल दिया गया। प्रावस्थ बद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन किया गया। औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण किया गया, यानी औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम में बहुत पहले जो बहुत सारे नियम कानून था उसको थोड़ा सा आसान बनाया गया। और इस नीति के तीन मुख्य मुख्य लक्ष्य है: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसको एलपीजी की पॉलिसी कहते हैं। डिटेल में आप सर्च करेंगे। लिबरलाइजेशन, निजीकरण को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो तीनों को मिला के हो गया एलपीजी की नीति। कब लागू की गई? 1991 में। उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे भारत के उस समय में? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था वस्तुतः सुरक्षा, सामरिक एवं पर्यावरणीय सरोकार से संबंधित केवल 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए समाप्त कर दी गई है। जो लाइसेंस पहले लगता था उस व्यवस्था को सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरणीय सरोकार से संबंधित सिर्फ 6 उद्योगों में रखा गया और बाकी सब उद्योगों के लिए समाप्त कर दिया गया। साथ ही 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटकर मात्र 4 रह गई। तो 1956 से ऐसा नियम था कि सार्वजनिक सेक्टर, जिसमें सरकारी कंट्रोल होता है, उसके लिए सुरक्षित उद्योग जो थे वो 17 थे पहले, और उसको घटाकर मात्र कितना कर दिया गया? 4 कर दिया गया, ताकि बाकी सारे सेक्टर में जो है आराम से पूंजी निवेश हो सके, और उसको विदेशी बाजारों के लिए भी खोल दिया गया। परमाणु शक्ति से संबंधित उद्योग, परमाणु शक्ति विभाग की सूची में विनिर्दिष्ट पदार्थ तथा रेलवे सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत बने रहे। सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों में कुछ भाग वित्तीय संस्थाओं, सामान्य जनता और कामगारों को देने का भी निश्चय किया है। यानी सार्वजनिक उद्यम के जो शेयर थे उसके शेयर जारी किए गए। उस शेयरों को कोई भी खरीद सकता था, जैसे वित्तीय संस्थाएं खरीद सकती थी, सामान्य जनता भी उनके शेयर खरीद सकती थी, और कामगारों को, यानी वहाँ पे जो काम करते थे, उनको भी देने का निश्चय किया। संपत्ति दहली, थ्रेशहोल्ड की सीमा समाप्त कर दी गई, और बिना लाइसेंस सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई। यानी जो पहले लाइसेंस लगता था कि किसी भी सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पहले से परमिशन लेना पड़ता था, वो चीज़ खत्म हो गई कि डायरेक्ट आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं। उन्हें केवल निर्धारित आरूप में दिए गए विवरण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है। नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास का ऊंचा दर प्राप्त करने के लिए सीधा विदेशी सीधा निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया है। यानी विदेशी पैसा डायरेक्ट जो है भारत में लग सकता है। ये कब से शुरू हुआ? 1991 के बाद से, जब नई औद्योगिक नीति लागू हुई। एफडीआई घरेलू निवेश तथा उपभोक्ताओं को जिस तकनीकी उन्नयन, वैश्विक प्रबंध कुशलता और व्यवहारिकता का अभिगमन, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग आदि के प्रावधान द्वारा लाभ प्रदान करता है। एफडीआई से क्या फ़ायदा होता है? तो एफडीआई घरेलू निवेश तथा उपभोक्ताओं को जिस तकनीकी उन्नयन, यानी विदेशों की टेक्नोलॉजी जब आती है तो विकसित तकनीक का यूज़ किया जाता है। वैश्विक प्रबंध कुशलता, यानी वर्ल्ड लेवल पर जिस तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है वो मैनेजमेंट अब भारत में देखने को मिलता है। और व्यवहारिकता का अभिगमन, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, यानी जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका बेस्ट तरीके से उपयोग किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो प्रदान करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश का उदारीकरण हुआ था। सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित मार्ग तक पहुँचने की सहमति दे दी है। सरकार ने औद्योगिक स्थिति संबंधी नीतियों में भी परिवर्तन की घोषणा की है। पर्यावरणीय कारणों से बड़े शहरों में उनके निकट उद्योगों की स्थिति को हतोत्साहित किया गया है।
तो सरकार ने औद्योगिक स्थिति संबंधी नीतियों में भी परिवर्तन की घोषणा की है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए पर्यावरणीय कारणों से बड़े शहरों में उसके निकट उद्योगों की स्थिति को हतोत्साहित किया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि बड़े शहरों में बड़ी जनसंख्या रहती है, बड़ी जनसंख्या के पास अगर उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो उद्योगों से प्रदूषण होता है, और प्रदूषण होगा तो लोगों की तबीयत खराब होगी। इसलिए बड़े शहरों में उद्योग ना लगाने को कहा गया है, उसको छोटे शहरों में क्या किया गया है? शिफ्ट किया गया है। औद्योगिक नीति में उदारता घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिखाई गई। नए सेक्टर जैसे खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था को व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरा खोल दिया गया। जो पहले ये सार्वजनिक सेक्टर में थी, इसको व्यक्तिगत कंपनियों के लिए खोल दिया गया। इन सभी छूटों के बाद भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आशाओं के अनुकूल नहीं था। ये सब करने के बाद भी जो विदेशी पैसा था वो ज़्यादा लग नहीं रहा था भारत में। स्वीकृत और वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई में बहुत अंतर यद्यपि विदेशी सहयोग की संख्या बढ़ रही है। इस निवेश का बड़ा भाग घरेलू उपकरणों, वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण व खाद्य व दुग्ध उत्पादकों में लगाया जा चुका है। तो उस समय जो स्वीकृत और वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश था, स्वीकृत मतलब जितना अलाउड था और जितना एक्चुअली निवेश किया जा रहा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। हालांकि विदेशी सहयोग की संख्या बढ़ रही है, अब धीरे धीरे उस समय से लेकर अभी तक बढ़ती रही है लगातार। इस निवेश का बड़ा भाग घरेलू उपकरण, वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण और खाद्य व दूध उत्पादकों को लगाया जा चुका है। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है उसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व से जोड़ दिया जाए। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश को स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाया जा सकता है। जैसे आयात निर्यात को आसान बना दिया गया है। घरेलू और ये इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देख लीजिए भारत में कहाँ कहाँ है, इसको याद रखना है बस, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? घरेलू और बाह्य प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार प्रक्रिया के व्यापक उपयोग और विदेशी निवेशकों और तकनीकी पूर्तिकारों के साथ प्रभावी संबंध को सुसाध्य बनाकर वैश्वीकरण को आगे बढ़ाना है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ है भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराकर पहला जो इसमें है, किसमें? वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए पहला जो कदम है उसमें क्या है कि भारत में आर्थिक क्रियाओं को विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना। दूसरा हो गया भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों और बाधाओं को खत्म करना। ये किसके लिए? वैश्वीकरण के लिए। और तीसरा हो गया भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना, उनके सहयोग से विदेशों में साझा उद्योग स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करना। चौथा हो गया पहले शुल्क दर के मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी लाकर बड़ी मात्रा में आयात उदारता कार्यक्रम को कार्यान्वित करना और तब आयात करों के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे नीचे लाना। पांचवा हो गया निर्यात प्रोत्साहन के एक वर्ग के बजाय निर्यात को बढ़ाने के लिए विनिमय दर व्यवस्था को चुनना। इसमें ये कहा जा रहा है कि आयात निर्यात, इतना समझिए कि आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो जो कदम, जो जो पाबंदियां पहले थी उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है और एक बेहतर माहौल बनाया जा रहा है जिससे भारत में जो है आयात और निर्यात दोनों प्रोत्साहित हो सके। और जब आयात निर्यात प्रोत्साहित होंगे तभी जो है भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एक साथ मिलकर एक वैश्वीकरण की स्थिति में आएगी। ठीक है, कितना बचा हुआ एक बार देख लेते हैं। बस 2-3 पेज और है, कंप्लीट कर ही लेते हैं। भारत के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात की जाएगी। अब देश में उद्योगों का वितरण समरूप नहीं है। उद्योग कुछ अनुकूल अवस्थितिक कारकों से कुछ निश्चित स्थानों पर केंद्रित हो जाते हैं। ठीक है, उद्योगों के समूहन को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रमुख सूचकांक कौन से हैं? औद्योगिक इकाइयों की संख्या, औद्योगिक कर्मियों की संख्या, तीसरा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त शक्ति की मात्रा, चौथा कुल औद्योगिक निर्गत और पांचवा है उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य आदि। ये सब किसके मात्रक हैं?
इसमें उद्योगों के समूहन के लिए उद्योग किस क्षेत्र में केंद्रित है उसको समझने के लिए ये सारे मात्रक हैं। देश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का सविस्तार विवरण आगे प्रस्तुत है। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश ये पहला औद्योगिक प्रदेश है। यह मुंबई, थाने से पुणे तथा नासिक और शोलापुर जिलों के संस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है। तो मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर विस्तृत है? मुंबई, थाने से पुणे तथा नासिक और शोलापुर तक। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सातारा, सांगली और जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। मुंबई में कपास के पृष्ठ प्रदेश में स्थिति होने और नम जलवायु के कारण मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। 1869 में स्वेज नहर के खुलने के कारण मुंबई पत्तन के विकास को प्रोत्साहन मिला। स्वेज नहर के खुलने से जो है, जो एक पहले बहुत लंबी दूरी तय करके एशिया और यूरोप का कनेक्शन होता था, वो चीज़ अब आसान हो गई। ठीक है, तो इस उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिए पश्चिमी घाट प्रदेश में जल विद्युत शक्ति को विकास दिया गया। तो जल विद्युत शक्ति का विकास क्यों किया गया कि यहाँ पे पहले बंदरगाह खुल गया, बंदरगाह खुल गया तो उद्योगों का विकास हुआ, और उद्योगों के विकास के लिए शक्ति की ज़रूरत है। तो शक्ति की जब ज़रूरत होगी तो जल विद्युत शक्ति का वहाँ पे साधन उपलब्ध था, विकास किया जा सकता था, तो विकास किया गया। औद्योगिक प्रदेश और जिले, मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं यहाँ पे 8 है। पहला मुंबई पुणे, दूसरा हुगली, तीसरा हुगली प्रदेश, तीसरा बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, चौथा गुजरात प्रदेश, पांचवा छोटा नागपुर प्रदेश, छठा विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, सातवां गुरुग्राम दिल्ली मेरठ, और आठवां कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ये सब याद रखना है। ठीक है, लघु औद्योगिक प्रदेश में 13 है। अम्बाला अमृतसर, सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर, इंदौर देवास उज्जैन, जयपुर अजमेर, कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़, उत्तरी मालाबार, मध्य मालाबार, आदिलाबाद निज़ामाबाद, इलाहाबाद वाराणसी मिर्ज़ापुर, भोजपुर मुंगेर, ये बिहार के हैं एकमात्र, दुर्ग और रायपुर, बिलासपुर कोरबा, ब्रह्मपुत्र घाटी। और औद्योगिक जिले 15 हैं। कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर, बरेली। ठीक है, इसको एक बार ध्यान में रखना है बस। आगे मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों का एक मैप है, मैप को हमेशा ध्यान में रखना है, इसको आप लोग देख लेंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश को अतिरिक्त बल दिया। इसके अतिरिक्त अभियांत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रसायन, चमड़ा, संश्लिष्ट और प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण और खाद्य उद्योगों का भी विकास हुआ। मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, ट्रॉम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, शोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सातारा और सांगली महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। इसको बार बार आप जब पढ़ेंगे ना तब जाके ये याद होगा, याद करने से याद नहीं होगा, इसको बार बार रिवीजन करना है। और ये ऑप्शनल में काफ़ी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। उसके बाद आते हैं हुगली औद्योगिक प्रदेश, ये पश्चिम बंगाल में है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रदेश उत्तर में बांसबेड़िया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? बांसबेड़िया से बिड़ला नगर तक 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। उद्योगों का विकास पश्चिम में मेदिनीपुर में भी हुआ है। मेदिनीपुर जिला है पश्चिम बंगाल में। कोलकाता, हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र है। इसके विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने अत्यधिक योगदान दिया है। इसका विकास हुगली नदी पर पत्तन बनने के बाद से प्रारंभ हुआ। पत्तन मतलब पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह। देश में कोलकाता एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। इसके बाद कोलकाता भीतरी भागों से रेल मार्गों और सड़क मार्गों द्वारा जोड़ दिया गया। असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में चाय बागानों के विकास, उससे पहले नील का परिष्करण और बाद में जूट संसाधनों ने दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों और छोटा नागपुर पठार के लौह अयस्क के निक्षेपों के साथ मिलकर इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहयोग प्रदान किया। तो हुगली प्रदेश का विकास किस प्रकार हुआ? तो इन सारी चीज़ों की वजह से हुगली प्रदेश का औद्योगिक विकास हुआ। पहला तो बंदरगाह बन गया, उसके बाद जो कोलकाता था उसको सड़क और रेल मार्ग द्वारा पूरा देश से जोड़ दिया गया। उसके बाद पहले तो चाय बागान थे असम में, तो वहाँ से सप्लाई होती थी, जुड़ा हुआ था। जूट काफ़ी पैदा होता था पश्चिम बंगाल में। छोटा नागपुर के लौह अयस्क जो है, तो उसकी वजह से भी इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहयोग प्रदान हुआ। बिहार के घने बसे भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से उपलब्ध सस्ते श्रम ने इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया। तो बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों से इन क्षेत्रों में सस्ता श्रम जो है वो उपलब्ध था। कोलकाता ने अंग्रेजी ब्रिटिश भारत की राजधानी 1773 से 1911 तक, कोलकाता 1773 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, और ये होने के कारण ब्रिटिश पूंजी को भी आकर्षित किया। 1855 में रिषड़ा में पहली जूट मिल की स्थापना हुई। इस प्रदेश के आधुनिक औद्योगिक समूहन के युग का प्रारंभ हुआ। जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण हावड़ा और भाटपाड़ा में है। 1947 में देश के विभाजन ने इस औद्योगिक प्रदेश को बुरी तरह प्रभावित किया। जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग भी जो है वो पनपा। कागज, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मशीन, विद्युत, रासायनिक, औषधीय, उर्वरक और पेट्रो रासायनिक उद्योगों का भी विकास हुआ।
कौन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना और चित्तरंजन में डीजल इंजन का कारखाना अब इलेक्ट्रिक इंजन का कारखाना हो गया है। इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिषड़ा, शिवपुर, नैहाटी, गुरिया, काकीनाड़ा, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदेपुर, ये सौदेपुर नहीं है सोदपुर है, बजबज, बिड़ला नगर, बांसबेड़िया, बेलगुड़िया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूड़ आदि है। फिर भी इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में दूसरे प्रदेशों की तुलना में कमी आई है। जूट उद्योग की अवनति इसका एक कारण है। जूट उद्योग अब पहले की तरह इतना विकसित नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। यह प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अत्यधिक तीव्रता से औद्योगिक विकास का साक्षी है। 1960 तक उद्योग केवल बेंगलुरु, सेलम और मदुरई जिलों तक सीमित थे, लेकिन अब वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैल चुके हैं। कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण इस प्रदेश का विकास पायकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर करता है। चूँकि दक्षिण भारत में हमको पता है कि ज़्यादा कोयला नहीं पाया जाता है, जो कि 1932 में बनाया गया था। कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग में ने यहाँ पे सबसे पहले पैर जमाए थे। सूती मिलों के साथ ही करघा उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ। अनेक भारी अभियांत्रिकी उद्योग यानी कि हेवी मशीनरी उद्योग मशीन बंगलौर में एकत्रित हो गए। वायुयान, मशीन उपकरण, टेलीफोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश के औद्योग के स्तंभ है, औद्योगिक स्तंभ है। टेक्सटाइल, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्की अभियांत्रिकी वस्तुएं, हल्की इंजीनियरिंग वस्तुएं, रबर का सामान, दवाएं, एल्यूमिनियम, शक्कर, सीमेंट, ग्लास, कागज, रसायन, फिल्म, सिगरेट, माचिस, चमड़े का सामान आदि महत्वपूर्ण उद्योग हैं। कौन से औद्योगिक प्रदेश के? बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश के। चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशाला, सेलम में लोहा इस्पात संयंत्र, उर्वरक संयंत्र, अभिनव विकास है यानी नए विकास किए गए हैं। अब आते हैं गुजरात औद्योगिक प्रदेश में। इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद और वडोदरा के बीच में है, लेकिन यह प्रदेश दक्षिण में वलसाड़ और सूरत तक के पश्चिम में जामनगर तक फैला है। इस प्रदेश का विकास 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से संबंधित है। पश्चिम में कहाँ तक फैला है? जामनगर तक फैला है। इस प्रदेश का विकास 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से भी संबंधित है। यह प्रदेश एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र बन गया। कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस प्रदेश को कच्चे माल और बाजार दोनों का ही लाभ मिला। तेल क्षेत्रों की खोज से पेट्रो रासायनिक उद्योगों की स्थापना अंकलेश्वर, वडोदरा और जामनगर के चारों ओर हुई। कांडला पत्तन जो गुजरात में है, इस प्रदेश के तीव्र विकास में सहयोग दिया। कोयली में पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने अनेक पेट्रो रासायनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया। औद्योगिक संरचना में अब विविधता आ चुकी है। कपड़ा और पेट्रो रासायनिक उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योग भारी और आधार रासायनिक, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनें, इंजीनियरिंग, औषधि, रंग रोगन, कीटनाशक, चीनी, दुग्ध उत्पादक और खाद्य प्रक्रमण है। अभी हाल में ही सबसे बड़ी पेट्रोलियम परिशोधनशाला जामनगर में स्थापित की गई है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेरा, सुरेंद्र नगर, राजकोट, सूरत, वलसाड़ और जामनगर है। हाल में सबसे बड़ी पेट्रोलियम परिशोधनशाला कहाँ स्थापित की गई है? जामनगर में। ठीक है, छोटा नागपुर प्रदेश पर आते हैं। यह प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। भारी धातु उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह प्रदेश अपने विकास के लिए दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की खोज का ऋणी है। कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिजों की निकटता इस प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना को सुसाध्य बनाती है। कोयला भी पाया जाता है, लोहा इस्पात भी पाया जाता है और दूसरे खनिज भी पाए जाते हैं। इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला में स्थापित है। तो 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र यहाँ स्थापित है। कौन कौन से? जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला में स्थापित है। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऊष्मीय और जल विद्युत शक्ति संयंत्रों का निर्माण दामोदर घाटी में किया गया है। प्रदेश के चारों ओर घने बसे प्रदेशों से सस्ता श्रम प्राप्त होता है और हुगली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। भारी इंजीनियरिंग, मशीन, औजार, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और भारी विद्युत उद्योग इस प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। कौन कौन से? रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, उसके अलावा हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर। एक डालमिया नगर जो है ये मात्र बिहार में है, बिहार के रोहतास में है।
बाकी सब पश्चिम बंगाल और झारखंड में। विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर दक्षिण में कुर्नूल और प्रकाशम जिले तक फैला है। तो यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर दक्षिण में कुर्नूल और प्रकाशम जिलों तक फैला है। इसमें बहुत ज़्यादा रटना है भाई, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बेस्ड है, और जहाँ भी फैक्ट्स होते हैं वहाँ पे रटना पड़ता ही है। या तो मैप से रटिए या ऐसे रटिए, पर रटना तो पड़ेगा। इस प्रदेश का औद्योगिक विकास विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम पत्तनों इसके भीतरी भागों में विकसित कृषि तथा खनिजों के बड़े संचित भंडार पर निर्मित है निर्भर है। गोदावरी बेसिन के कोयला क्षेत्र इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 में विशाखापट्टनम में हुआ था। आपको पता है कि विशाखापट्टनम में जो है जहाज निर्माण का कार्य होता है। आयातित पेट्रोल पर आधारित पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने कई पेट्रो रासायनिक उद्योगों की वृद्धि को सुगम बनाया है। शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमिनियम और हल्की इंजीनियरिंग इस प्रदेश के मुख्य उद्योग है। गुंटूर जिले में एक शीशा जिंक प्रगालक कार्य कर रहा है। विशाखापट्टनम में लोहा और इस्पात संयंत्र बेलाडीला लौह अयस्क का प्रयोग करता आया है। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंदरी, गुंटूर, एल्लूरू और कुर्नूल महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। अब आता है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ का प्रदेश। इस प्रदेश में स्थित उद्योगों में पिछले कुछ समय से बड़ा तीव्र विकास दिखाई देता है। खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर स्थित होने के कारण यहाँ उद्योग छोटे और बाजार अभिमुखी है। इलेक्ट्रॉनिक, हल्के इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग है। इसके अतिरिक्त यहाँ सूती, ऊनी और कृत्रिम रेशा वस्त्र, होजरी, शक्कर, सीमेंट, मशीन उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ और वनस्पति घी उद्योग है। तो काफ़ी सारे उद्योग यहाँ पर भी पाए जाते हैं। आपको पता है हीरो होंडा की जो कंपनी है वो हरियाणा के मानेसर में है, और ये गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश में ही है। इसके अलावा हीरो साइकिल्स भी हरियाणा में है। मारुति सुजुकी की जो फैक्ट्री है वो भी हरियाणा में है, जो कि बड़े स्तर पर विकसित है। सॉफ्टवेयर उद्योग एक नई वृद्धि है। सॉफ्टवेयर उद्योग जो है गुरुग्राम में अभी विकसित हो रहा है। दक्षिण में आगरा, मथुरा उद्योग क्षेत्र है, जहाँ मुख्य रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है। आगरा और मथुरा में कौन कौन से सामान बनते हैं? शीशे और चमड़े का सामान बनता है। मथुरा तेल परिशोधन कारखाना पेट्रो रासायनिक पदार्थों का संकुल है। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और मथुरा का नाम लिया जा सकता है। तो प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और मथुरा का नाम लिया जा सकता है। अब अगला प्रदेश है कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ये सुदूर दक्षिण के प्रदेश है। यह औद्योगिक प्रदेश तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है, कोलम, आलवाय, एर्नाकुलम और अल्पुझा जिलों में फैला हुआ है। बागान, कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। देश की खनिज पेटी से बहुत दूर स्थित होने के कारण कृषि उत्पाद प्रक्रमण और बाजार अभिविन्यसित हल्के उद्योगों की इस प्रदेश पर से अधिकता है। तो यहाँ कृषि आधारित उद्योग ज़्यादा विकसित है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है खनिज पेटी से ये काफ़ी दूर है। खनिज बहुत कम पाया जाता है साउथ में। तो इसमें से सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी हो गया, रबड़ हो गया, माचिस हो गया, शीशा, रासायनिक उर्वरक और मछली आधारित उद्योग महत्वपूर्ण है। खाद्य प्रक्रमण, चूंकि मछली पाई जाती है तो खाद्य प्रक्रमण उद्योग का भी विकास होगा। कागज, नारियल रेशा उत्पादक, एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग का भी महत्वपूर्ण यहाँ पे विस्तार पाया जाता है। कोची में पेट्रोलियम परिशोधनशाला की स्थापना ने इस प्रदेश के उद्योगों को एक नया विस्तार प्रदान किया है। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलुवा, कोच्चि, अल्पुझा और पुनालुर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो काफ़ी इसमें रटने वाली चीज़ें हैं, इसका नोट्स भी बना लेना है, ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ज़्यादा समझने लायक जितना था लगभग सारा समझा दिया गया है, और बाकी जो रटने वाला पोर्शन है भाई उसको तो बार बार रिवीजन जो है वो करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय तो है नहीं। आपने खुद देखा कि ये सारा जो चीज़ है कि कहाँ कौन सी चीज़ें पाई जाती है, किस क्षेत्र में कौन सा उद्योग पाया जाता है, ये सब तो रटने वाली चीज़ है ही है। इसके अलावा अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो, क्लास के स्टूडेंट्स को कोई अगर दिक्कत हो तो आराम से आप लोग ग्रुप पे पूछिएगा, ठीक है। उसका जवाब दिया जाएगा, और क्लास जब से स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोग बड़े आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और और क्या, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अभी बहुत सारा और कंप्लीट भी करना है, ठीक है। थैंक यू।